आप अपना पेपर डाउनलोड कर लीजिए, मैं सॉल्यूशन प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ। आप लोग स्टूडेंट्स, हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये नीलेट की साइट में ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने को मिल जाएगा। आप अपना पेपर डाउनलोड कर लीजिए, मैं सॉल्यूशन प्रोसेस पूरा बता रहा हूँ। आप लोग इसे प्रॉपरली नोट भी करें। चलिए देखते हैं कैसे शुरू करें। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोग गूगल में टाइप कर दीजिए ओ लेवल पेपर सॉल्यूशंस या कुछ भी, दो एक ओ लेवल लास्ट पेपर, तो आपके सामने ये एक साइट खुलेगी beta.nilit.gov.in। ये निलिट की अपनी ऑफिशियल साइट है। आप इसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स क्लिक करिए। ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सारी लिस्ट खुल जाएगी। आपको किस ईयर्स के पेपर्स देखने हैं। जनवरी में हर साल के दिए गए हैं, जुलाई के भी हर साल के दिए गए हैं। मान लीजिए हम लोग जनवरी 2014 में जाके क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आप लोगों को यहाँ पे सारे पेपर्स जो भी हैं ओ लेवल के, IT टूल्स, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सी प्रोग्रामिंग, .NET और ये सारे मिल जाएंगे। आपको जिस भी फील्ड का पेपर देखना है आप उसे क्लिक करिए और वो आपके स्क्रीन पर पूरा आ जाएगा। इसी पेपर को अब हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। आप लोग स्टेप वाइज देखिए। पेपर सॉल्व करने के साथ मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग अगर कुछ, मेरा ये मानना है कि अगर इन ही पेपर्स को सॉल्व कर लिया जाए जो कि पिछले 7-8 साल के दिए गए, 8 3 दिन 6 7 7 19 14 15 पेपर्स हैं, ये मोर देन सफिशिएंट हैं। आपका लगभग 80% सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर सॉल्व जरूर करिए। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। एक एक करके आप लोग कॉपीज लेकर इसे प्रॉपर्ली नोट भी करें, वीडियोस को ऑफलाइन ले लें और ताकि आपको बार बार रिवाइज करने में आसानी हो। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मैं इसको कॉपी करके PDF को वर्ड में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में और एडिट करने में आसानी रहे और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। देखिए ये है हमारे पास पूरा क्वेश्चंस। मैंने इसके नीचे एडिट करके इसके सॉल्यूशंस लिख दिए हैं। मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पेपर्स में जो भी सॉल्यूशंस आपको बताए जाते हैं, इस सॉल्यूशंस के साथ कई और भी सवाल जुड़े होते हैं। आपको खुद ही समझ आ जाएगा। चलिए एक पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको एज यूजुअल लास्ट वीडियोस में पता चल गया होगा कि पेपर किस तरह सॉल्व करना है, क्या क्या इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव है, पेपर पैटर्न क्या है। उसको मैं बाद में फिर से डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। अगर उसके जुड़ी हुई फिर से कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कॉमेंट्स कर दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन डज नॉट इंडिकेट ग्राफिक फाइल्स। इनमें से कौन सा ऐसा फाइल एक्सटेंशन है जिसमें ग्राफिक्स का कंटेंट नहीं होता है, यानी ग्राफिक्स से जुड़ी हुई फाइल नहीं है। BMP, JPG, DOC और GIF। अब मैं आपको पहले बता दूं एक्सटेंशंस क्या है। आपके सामने ये फाइल एक्सटेंशन की लिस्ट है जिसमें लिखा गया है कि .txt अगर किसी फाइल के आखिरी में लगा है तो वो नोटपैड है, .doc है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, XLS है तो एक्सेल है। इस तरीके से आप किसी भी फाइल का एक्सटेंशन डॉस से या विंडोज किसी भी तरीके से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको डॉस खोल के दिखा रहा हूँ, D ड्राइव, यहाँ कमांड लिखा dir। आप देखिए बहुत सारी फाइल्स के आखिरी में एक्सटेंशंस लगा हुआ है। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे एक फाइल लिखा है जिसका नाम है सिस्टम रेट और आखिरी में लिखा है .xls। ये इंडिकेट करता है कि एक्सेल की फाइल है। इसीलिए अगर .ppt लगा है तो ये पावर पॉइंट की फाइल है। तो एक्सटेंशंस उस फाइल वो किस सॉफ्टवेयर में बनी है ये इंडिकेट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि GIF फाइल्स जो होती है वो एनिमेटेड पिक्चर्स होती हैं जो आप लोगों के व्हाट्सअप और बहुत सारी जगह हम लोग शेयर करते हैं, जिसमें मोशंस होता रहता है। ये पिक्चर तो है ही ऑलरेडी। JPG और BMP ये भी फोटोज़ की फाइल है। तो जो क्वेश्चन था उसमें अगर आप चेक करें तो क्वेश्चंस में DOC एक ऐसी फाइल है जो कि आपकी पिक्चर से कंसंट्रेट नहीं है, क्योंकि DOC माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल होती है। आज के वर्जन, नया वर्जन जो है उसमें DOC एक्स लग जाता है। तो आई थिंक आपको इसका जवाब सही पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, PowerPoint, which layout can be used to display hierarchies of employees is in the company? डायलॉग बॉक्स, टेबल, पाई चार्ट्स, ऑर्गेनाइज चार्ट्स। अब चलिए इसके बारे में देख लीजिए, बहुत सिंपल है ये भी। आपके सामने एक एम्प्लॉयज़ को अरेंज करने के लिए एक हायरार्किकल चार्ट बनाया होगा है। ये चार्ट आप लोगों को बड़े आराम से बन सकता है पावरपॉइंट में। पावरपॉइंट खोलिए, पावरपॉइंट की नई स्लाइड लीजिए, ये इंसर्ट स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करिए। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ के स्मार्ट आर्ट्स पूछा जा रहा है। क्वेश्चन था कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लेन करना है या किसी एम्प्लॉयज़ में कौन किसके नीचे किस ब्रांच में आता है, तो उनमें से सबसे बेस्ट कौन सा होगा। अब अगर आप गौर करें तो ये वाटर साइकिल मैंने इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाई है आपको, ताकि आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं आगे। लेकिन अगर आप लोग गौर करें तो ये स्टेप बाय स्टेप में जो हम लोग देख रहे हैं इसमें एम्प्लॉयज़ नहीं समझा सकते। किसी चीज़ की ग्रोथ समझानी है तो आप इस तरह समझा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है। तो आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को अगर किसी को भी एम्प्लॉयज़ और इस तरह की चीज़ें को एक्सप्लेन करना है तो सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइज चार्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की वैल्यू क्या होती है। नल नहीं, नल मीन्स खाली, ब्लैंक, कैनॉट बी ब्लैंक, कैन बी ब्लैंक, कैन बी डुप्लीकेट, नन ऑफ दिस। चलिए इसको बताएं। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये डेटाबेस का है। डेटाबेस में आप लोगों के जो टॉपिक है उसमें MS एक्सेस है आपके सिलेबस में। आपको MS एक्सेस करना है यूज़, और यहाँ से शुरू करते हैं। इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में आप लोग कोई भी एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस तैयार करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया, मान लीजिए टाटा, और यहाँ पे राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में एक एम्प्लॉयज़ डिटेल नाम से एक टेबल डिज़ाइन कर लिया।
इस पर डाल दिया सर्विस नंबर। अब देखिए प्राइमरी की उस चीज़ को दी जाती है जो कि यूनिक हो, यूनिक इन द सेंस किसी भी एम्प्लॉयज़ की मैच ना करे। अब एम्प्लॉयज़ का नाम, नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ ये 2 लोगों का हो सकता है, डिपार्टमेंट 2 लोगों का हो सकता है, सैलरीज मिल सकती हैं, लेकिन आप लोगों की सर्विस नंबर कभी मैच नहीं करेगा। इसी को हम लोग प्राइमरी की अप्लाई करते हैं। राइट क्लिक करिए, प्राइमरी की पे अप्लाई कर दीजिए। अगर ये चाबी शो करता है, की शो करता है, इट मींस ये प्राइमरी की हो गई। अब अगर आप देखें तो ये प्राइमरी की लगाने का फायदा क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे डेटाबेस फीड करूँ, इस एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस चलाना शुरू करूँ, एक एम्प्लॉयज़ का मान लीजिए 500 है सर्विस नंबर, नाम दे दिया दीपक और डिपार्टमेंट दे दिया सेल्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी। अब मैं यहाँ एंटर करता हूँ, दूसरे एम्प्लॉय का भी मैंने अगर 500 दे दिया और यहाँ पे नाम दे दिया मान लीजिए सूरज HRM, और यहाँ पर मैंने उसकी सर्विस नंबर दे दिया। अब अगर आप गौर करें, मैं एंटर करता हूँ तो तुरंत स्क्रीन पर लिखकर आ जाता है कि आप डुप्लीकेट वैल्यूज चढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी की होने के कारण डुप्लीकेट वैल्यूज यूज नहीं हो सकती। अगर आप लोग सोचें कि मैं अच्छा ठीक है डुप्लीकेट्स हटा देता हूँ, अगर मैं इसे खाली रखूँ तो खाली रखने के बाद और अगर अब मैं चढ़ाऊँ इसमें, अभी भी आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे फीड कर रहा हूँ और एंटर करते फिर लिखकर आ गया कि जो प्राइमरी की है वो नल यानी खाली नहीं जोड़ी जा सकती, यानी कि आपने जिस चीज़ पर प्राइमरी की लगाई है उसमें कोई ना कोई वैल्यू होना जरूरी है। यही टॉपिक है या यही आपका क्वेश्चन था इसमें, प्राइमरी की क्या होगी, तो प्राइमरी कैन नॉट बी नल, नल नहीं हो सकती, खाली नहीं हो सकती। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डज अ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ। आप लोगों की जो एक्सेल की शीट होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको बता दें। एक्सेल की शीट में रो हैं, कॉलम्स हैं, सेल्स हैं, ये आपको अच्छे से पता ही है कि एक्सेल की शीट में कॉलम्स, रोज, सेल्स सभी कुछ होता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल का इजी सा है। एक्सेल के क्वेश्चंस में आपसे बोला गया है कि अगर आपने E2 सेल पर B2 + C3 लिखा हुआ है और उस सेल को कॉपी करते हैं फॉर्मूले को और C2 पे लगा देते हैं, तो C2 पे क्या होगा फॉर्मूला। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग यहाँ पर एक्सेल खोल लेते हैं। A2 सेल पर हम लोग फॉर्मूला लगा रहे हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन है A2 सेल पर आपने B2 + C3 लिखा हुआ है, B2 सेल ये है, इस पर हम लिख देते हैं ये, और C3 सेल हमारा ये है, इस पर हम लोग लिख देते हैं 20। A2 सेल ये है, इस पर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं इक्वल टू B2 + C3। देखिए दोनों ऐड हो गए, 70 आ गए। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करता हूँ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ लिखा है कि आप इसे C2 पे पेस्ट करिए, तो C2 सेल पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला ये आ जाएगा। ऑटोमेटिकली एक्सेल में आपको पता ही है कि जब हम फॉर्मूला पकड़ के ड्रैग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्टिवली सेल्स में बढ़ा देता है। तो आपका जहाँ पर B2 था वो बढ़कर D2 हो गया और E3 हो गया। तो आपका सही आंसर आपको पता चल गया कि आपका D2 + E3 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट बेस्ड प्रिंटर डिवाइस इज। नॉन इम्पैक्ट कौन कौन से प्रिंटर्स होते हैं, ये टॉपिक प्रिंटर से जुड़ा हुआ है। सेम टॉपिक आप लोगों को ICT में भी मिलेगा, जो हार्डवेयर वाला जो चौथा पेपर है आपको। वैसे आपको बता दें प्रिंटर के ऊपर मैंने एक ICT में एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है, उसे जरूर आप देख लीजिएगा और वो काफी हेल्पफुल भी है। आपको बता दें प्रिंटर्स 2 तरीके से कैटेगराइज हैं, एक इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होता है जिनका राइटिंग हेड पेपर को टच करता है, और नॉन इम्पैक्ट वो होता है जो कि पेपर पे टच नहीं करता, दूर से ही प्रिंट करता है, भले वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो या फिर लेजर प्रॉपर्टी हो। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास 3 प्रकार के प्रिंटर्स आते हैं, जिसमें एक आता है डॉट मैट्रिक्स, एक आता है लाइन प्रिंटर, एक आता है डेजी व्हील प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में हमारे पास आते हैं इंकजेट, जिसे बबल जेट भी कहते हैं, लेजर भी कहते हैं और थर्मल प्रिंटर भी कहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको पूरा डिटेल में इनका पूरा प्रोसेस समझने के लिए यूट्यूब में इस वाले वीडियो को जरूर देख लें। आप लोग यूट्यूब चैनल में आए, प्लेलिस्ट में आए, और प्लेलिस्ट में अगर आप चेकआउट करेंगे तो डोएक ओ लेवल के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। इस डोएक ओ लेवल की प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल रहे हैं, धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, और इसी में अगर आप चेक करेंगे तो ICTC रिसोर्सेज वाले जो वीडियोस हैं इनको जरूर चेक कर लीजिएगा। देखिए ये 2 वीडियोस हैं, आपको दिख रहा होगा, एलिट ओ लेवल प्रिंटर्स, और इसके 2 पार्ट में है, इसको जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया और बहुत अच्छे डेमो वीडियोस के साथ है, आपको पूरा क्वेश्चन और इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन इजिली क्लियर है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कई सारे में से लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है। Which of the following shortcut key is used to open new file? फाइल को ओपन, न्यू फाइल लेने के लिए। अब इसमें ओपन और न्यू फाइल बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओपन मतलब कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इसमें तो है नहीं। इसमें बोला नई फाइल खोलने के लिए आप क्या करेंगे, तो न्यू फाइल तो कंट्रोल एन से खोलती है आपकी। नेक्स्ट है MIS स्टैंड फॉर। MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको बता दें ये जो फुल फॉर्म्स है, मैं आपको एक सेपरेट लिस्ट देने वाला हूँ, उसमें सारे फुल फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन या कंटेंट है। आप लोग वो सारे फुल फॉर्म्स को एक बार नोट कर लीजिए कि उसमें लगभग 60 के आसपास होंगे, तो आपकी ये झंझट खत्म हो जाएगी फुल फॉर्म्स वाली। उसमें कुछ हिस्ट्री से भी हैं और काफी सारे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेट इज ओन्ड बाय। इंटरनेट किसके, कौन चलाता है या कौन किसका है इंटरनेट। तो आपको बता दें इंटरनेट किसी भी एक पर्सन या किसी भी एक आदमी या किसी भी एक कंपनी का नहीं होता। इंटरनेट में आप लोगों को NIC का भी इस्तेमाल है, IAB का भी है, ये सभी इंटरनेट का यूज करते हैं, सभी कुछ इंटरनेट इनसे मिलाकर बनता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये इंटरनेट इज ओन्ड बाय सभी के लिए है। नेक्स्ट, व्हाइल सेंडिंग अ फाइल और मैसेज ऑन नेट, इट इज डिवाइडेड इनटू अ वेरी स्मॉल पैकेट्स नोन एज। इंटरनेट पे अगर आप कोई फाइल भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो छोटे छोटे पैकेट्स में बढ़ जाती है,
और उन्हीं को हम लोग पैकेट्स कहते हैं। ये इस तरीके से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। इस पिक्चर में लिखा हुआ है कि यहाँ पर एक सेंडर है, सेंडर जो आपकी फाइल भेज रहा है, और एक रेसिपिएंट है जिसके पास इंटरनेट पे फाइल मिल रही है। सेंडर अगर कोई फाइल यहाँ से भेजता है तो वो TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए फाइल अगर 5 MB की है तो छोटे छोटे केबीज में डिवाइड हो गई और वो अलग अलग राउटर से होते हुए यहाँ कलेक्ट होती है। TCP/IP तय करता है उनको किस किस पार्ट्स में डिवाइड करना है, उनकी राउटिंग कैसे करनी है, उनको IP एड्रेस क्या देना है, और जब वो यहाँ के इकट्ठा हो जाती है तो रिसीवर के पास पूरी फाइल कलेक्टली इकट्ठा हो जाती है, उसे मिल जाती है, वो ओपन हो जाता है। तो ये अलग अलग रूट से पहुंचती है। तो आपको इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर पता चल गया कि हमारी जो फाइल्स है नेट पे जाती है वो छोटे छोटे पैकेट्स में जाती है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए स्विच ओवर करते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स पर। आपके सेकंड फेज में 10 ट्रू फॉल्स होंगे। देखिए कैसे करना है हमको, किस तरह के हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम वर्ड का मतलब होता है कई सारे इंस्ट्रक्शंस का समूह। तो ये बिल्कुल सही है। प्रोग्राम्स, जैसे अभी आप इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग में, जिसमें कि आपको कोई प्रोग्राम दिया जाएगा और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, तो वो हमारा सही है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है स्टोरेज की वो बाइट होती है। गलत है, ऐसा नहीं होता। ये नंबर सिस्टम वाला पोर्शन जरूर देख लीजिएगा। ये 100% इससे 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। जो आपके पास सबसे छोटी यूनिट्स हैं वो है बिट। बिट में 0 और 1 आते हैं, ऑन ऑफ की कहते हैं इसे। 8 बिट्स मिला दिए जाएं, 1 बाइट बन जाता है। 1024 बाइट मिला दिए जाएं, KB, MB, GB, इस तरह से चलता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं निबल क्या है। निबल में 4 बिट्स होते हैं। ये नंबर सिस्टम है जो आपके सिलेबस में है, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम है जो 0-1 कॉम्बिनेशन है। डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें 0 से लेकर 9 यानी टोटल 10 होते हैं। हेक्साडेसिमल कोड है जो कि आपका 0 से 15 यानी कि 16 तक होता है। एक चीज और आपको बता दें, 9 के बाद इसमें सीरीज ABC चलने लगती है, ABCDE इस तरीके से। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक रहता है। दूसरी चीज, आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चंस में ये भी रहता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के बेस में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर्स आप देख रहे हैं, उसके बेस में अगर 2 लिखा हुआ है तो इतनी से शो करता है कि बाइनरी है। 10 लिखा तो ये डेसिमल है, बिकॉज जितना है, जैसे डेसिमल में 10 होते हैं तो 10 लिख दिया था शो करने के लिए। तो हमारा क्वेश्चन था कि सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती है, तो आपको पता चल गया, इसका आंसर बिट है। एनालॉग कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ हाइब्रिड एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर्स के कॉम्बिनेशंस को कहते हैं। चलिए इसको देख, ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। ये वाला चार्ट आप लोग ध्यान से नोट कर लें। जिन लोगों के पास मेरे नोट्स हैं तो पेज नंबर 6 पे ही एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कि हमारे पास जो कंप्यूटर्स है उसको हम लोगों ने एनालॉग और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, और एनालॉग कंप्यूटर्स को ही मिला दिया जाता है और डिजिटल कंप्यूटर को भी मिला दिया जाता है, तो एक हाइब्रिड कंप्यूटर्स तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद फिर देखा जाए तो डिजिटल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स में डिवाइड कर दिया है। डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। माइक्रो में हमारे पास डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड और एक डिजिटल एनालॉग या PDA भी आता है। तो ये हमारे पास अलग अलग हैं। तो आपको ये इजीली समझ आ रहा होगा कि एनालॉग में डिजिटल और हाइब्रिड नहीं है। हाइब्रिड मींस दोनों का कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और एक्सप्लेन कर लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं एक प्रकार के ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटीज या पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब चीजों को इसमें यूज करने के लिए यूज किया जाता है। जबकि आप लोगों का डिजिटल यानी कि जिसमें 1010 कॉम्बिनेशन यूज होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स का, जिसमें कि कुछ डिजिटल पोर्शंस भी रहता है, कुछ एनालॉग पोर्शंस भी रहता है। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आपके पास अगर मोटरसाइकिल है तो पुराने जो मीटर वाले हुआ करते थे जिनमें एक सुई होती थी और आपके स्क्रीन पर स्पीड उससे आती थी, तो वो एक प्रकार के एनालॉग थे। अब उसके बाद आजकल जो नई बाइक्स आए हैं उसमें डिजिटल मीटर के साथ आती हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। तो ये आपको पता चल जाएगा इस सिंपल से कॉम्बिनेशन से। और बाकी फिर हम लोगों ने डिजिटल कंप्यूटर को फर्दर क्लासिफाई कर दिया है माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स में। माइक्रो कंप्यूटर्स जिन पर हम लोग काम करते हैं स्मॉल साइज के होते हैं। इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसे आप CPU कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप होती है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने माइक्रो कंप्यूटर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक और PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के रूप में। और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आप लोग जानते ही हैं, जिसे आप लोग अपने टेबल पे रख के यूज करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर्स आप अपने लैपटॉप की तरह, या नोटबुक है आपके पास, वो भी एक लैपटॉप ही है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आजकल के फोन के फॉर्मेट में, पहले थोड़े दिन पहले बीच में काफी फेमस हुआ था, जब से स्मार्टफोन्स आ गए ये खत्म सा हो गया है। इसमें आपका एक छोटा सा कीबोर्ड रहता था, आप लोग इसी में यूज कर पाते थे। एक छोटा सा इनके अंदर नोकिया वगैरह में यूज किया था, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया था, उस पर आप लोग छोटा मोटा काम मेल कर सकते थे, टच वगैरह नहीं हुआ करता था। तो ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है कि जो मार्जिन है वो आपके टेक्स्ट और एज ऑफ द पेज के बीच की चीज को कहलाता है। हाँ, सिंपल है, ये आपको पता भी है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से जुड़ा हुआ है। आप लोग अगर कोई भी पेज देखते हैं तो पेज के अंदर पेज लेआउट मिलेगा, यहाँ पे पेज मार्जिन से रहता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो आप लोग देखते होंगे कि अगर मैं यहाँ टेक्स्ट लिख रहा हूँ कुछ, तो वो टेक्स्ट पेज पे टाइप तो हो रहा है लेकिन बिल्कुल किनारे से नहीं टाइप हो रहा, बिकॉज उस पेज में मार्जिन सेट है। तो आप लोगों को ये आसानी से समझ आ रहा है कि मार्जिन के कारण हमारा पेज थोड़ा आगे से लिख रहा है। लेकिन अगर मैं मार्जिन को यहाँ पे नैरो कर दूं तो पेज ऑटोमेटिकली में लिखा हुआ मैटर थोड़ा सा एज के और पास में आ जाएगा। तो मार्जिन से काम सेट करता है। मार्जिन से जुड़े हुए ये है कि आप मार्जिन कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों मार्जिन चेंज कर सकते हैं। ये है गटर।
गटर एक ऐसी पोजीशन होती है जो स्पेशली अलग से सेपरेटली छोड़ी जाती है बाइंडिंग के लिए। अब अगर गटर में 0 लिखा है तो अगर मैं बाइंडिंग के लिए दे दूं इस पेज को, तो प्रॉब्लम ये होगा कि बाइंड करने वाला लेफ्ट से बाइंड करेगा, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि बाइंडिंग करते समय वो थोड़ा सा पेज यूज कर लेगा, तो हमारा इधर का कंटेंट देखने में, मान लीजिए यहाँ से उसने ऐसे बाइंड कर दिया, अब लेफ्ट वाला कंटेंट तो हमारा अंदर ही फंस गया ना, पेपर बुक खोलते समय हमें दिक्कत होगा पढ़ने में, तो हम बाइंडर के लिए आधा इंच छोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ गटर पे 0.5 लिख दिया और बाइंडिंग के लिए लेफ्ट में सेट कर दिया। आप देख रहे होंगे यहाँ बाइंडिंग के लिए स्पेशली सेट हो गया, और ओके करते लेफ्ट में बाइंडिंग के लिए यूज हो जाएगा आधा इंच, बाकी फिर कॉमन हो जाएगा। तो ये भी हमारे लिए तो आपको ये तो समझिए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से बाइंडिंग सॉरी मार्जिन जो है वो डिस्टेंस देता है, बताता है टेक्स्ट और एज के बीच में। द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लेफ्ट अलाइन द नंबर आर लेफ्ट अलाइन एंड द टेक्स्ट आर राइट अलाइन इन स्प्रेडशीट। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास एक्सेल की शीट है और एक्सेल की शीट में हम लोगों ने कोई नंबर टाइप किए 25। आप देख रहे होंगे नंबर्स ऑटोमेटिकली राइट में शिफ्ट हो जाते हैं डिफॉल्ट, और मैंने यहाँ पर कोई नाम लिख दिया, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया। आप देख रहे होंगे जो नेम है वो लेफ्ट पे ही सेट है, तो डिफॉल्ट ये होता है टेक्स्ट लेफ्ट में और नंबर्स राइट में। इन लोगों ने क्वेश्चन क्या दिया है, इन लोगों का क्वेश्चन है नंबर्स आर लेफ्ट एंड टेक्स्ट आर राइट, तो इसीलिए ये फॉल्स है। इफ यू एंटर 127A इन अ सेल it will be treated as a number in electronic spreadsheets. Start with the digits. इनके हिसाब से अगर कोई सेल पर हम नंबर से शुरुआत करते हैं तो वो भले उसके आखिरी में अल्फाबेट्स लगा हो तो वो नंबर या डिजिट ही ट्रीट करता है। ये भी चेक कर लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 25A और मैंने यहाँ लिख दिया 26B, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ऐड करिए तो आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, दिस सेल प्लस दिस सेल। अगर ये नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट है तो ये आपका ऐड नहीं कर रहा। इट मींस कि हम लोग कभी भी किसी के साथ अल्फाबेट जोड़ देते हैं तो वो नंबर ट्रीट नहीं हो सकता, इसीलिए इसको फॉल्स कहा गया। इन एक्सेस डिलीटेड रिकॉर्ड कैन बी अंडू। एक्सेस में डिलीट किए गए कोई भी रिकॉर्ड अगर आप डिलीट कर देते हैं तो उसे दोबारा लाया जा सकता है। चलिए एक्सेस चेक कर लेते हैं। वैसे आपको बता दें एक्सेस काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और आपके डेटाबेस में बहुत काम आता है। ओके, देखिए मेरे पास एक टेबल है डेटाबेस में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट क्वेश्चन में इसको समझाया था कि टेबल बनाया हम लोगों ने और इसी पर राइट क्लिक किया और मेरे को एक रिकॉर्ड हटाना है, तो राइट क्लिक करने के बाद मैं लास्ट वाला रिकॉर्ड को डिलीट कर देता हूँ। ओके, रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो गया। देखिए इसमें लिखकर भी आ रहा है अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यू वोंट बी एबल टू अंडू दिस डिलीट। अगर आपने डिलीट कर दिया तो आप इसे दोबारा अंडू करके वापस नहीं ला सकते, इसमें अंडू काम नहीं करेगा। देखिए अंडू एक्टिव ही नहीं है। इट मींस कि हमारा ये क्वेश्चन जो बोला गया है जिसमें लिखा है कि इन एक्सेस डिलीटेड रिकॉर्ड कैन बी अंडू, तो ये गलत है। रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद अंडू नहीं हो सकते। एक्सेस सॉर्ट डेटा ओनली इन असेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल गलत है। एक्सेस में जितने भी डेटा होते हैं इसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग, देखिए दोनों ऑप्शंस हैं, आप असेंडिंग भी कर सकते हैं डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों को असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑप्शंस में दिए गए हैं, ये रहे। आप फिल्टर भी कर सकते हैं और बाद में आप एक्सेल की शीट्स पे की तरह इसमें फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं, सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, सब पॉसिबल है। डेटाबेस है इतना तो होगा इसमें, तो ये भी गलत है। इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। खूब सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला दिया गया, एक बड़ा नेटवर्क बन गया और उसी को हमने नाम दे दिया इंटरनेट। पेपरलेस ऑफिस एंड अ वर्चुअल ऑफिस आर द सेम। पेपरलेस ऑफिस एंड वर्चुअल ऑफिस आर द सेम। वर्चुअल ऑफिस का मतलब बता दें, जब वर्ड आता है कंप्यूटर्स में वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, वो स्थायी रूप से नहीं है, वो बस पेपर्स में है, स्क्रीन पर है, कंप्यूटर्स में है। अब अगर मैं एक ऑफिस चला रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि मेरे को इंटरनेट पे वेबसाइट्स बनाना है, लोगों कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मेरे को एक पूरा सेटअप चाहिए और टेबल चाहिए, नहीं। मैं एक लैपटॉप लेकर भी अपना ऑफिस पे काम कर सकता हूँ, एक ऑफिस बना सकता हूँ, मैं जहाँ चाहूँ उसे लेकर ट्रेवल कर सकता हूँ, मैं जहाँ चाहूँ उसके साथ अपना पूरे ऑफिस डीलिंग कर सकता हूँ। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि मुझे एक पूरा ऑफिस और सेटअप की जरूरत पड़ेगी, तो पेपरलेस ऑफिस हो गया है, तो ये सही है। तो ये हमारा पार्ट सेकंड था जिसमें हमने ट्रू फॉल्स फिनिश किया। चलिए आगे चलते हैं पार्ट थर्ड में। ओके, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। आप लोगों को ओमार शीट मिलेगी। आप लोगों को पता है कि इसमें पहला फेज जो होता है इसमें एक ओमार शीट मिलती है जिसमें आप लोगों को ये सारे नंबर्स और आंसर्स फिल करने होते हैं। सेकंड में आपको एक ब्लैंक आंसर शीट मिलती है जिसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फिल करने होते हैं। इसमें सबसे आसान तरीका ये है इसको मैच द फॉलोइंग कराने का कि आप पहले जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको उल्टा पढ़िए, पहले यहाँ वाला पढ़ लीजिए, उससे मैच करा लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आपको कि ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है उसके बेस में 8 रहता है, तो इसका आपको सीधे आसानी से समझ गया। और इसी तरीके से आपने यहाँ से यहाँ तक जैसे लिखा है रिटर्न्स हाईएस्ट वैल्यू ऑफ A1 to A9, A1 से A9 सेल में जो सबसे ज्यादा वैल्यूज दिखाएगा वो कौन सा है, तो इसका आंसर है मैक्स। मैं आपको सीक्वेंसली बता रहा हूँ। सबसे पहले इंफॉर्मेशन का जो आंसर है वो है H, प्रोसेस डेटा। अगर कोई डेटा है तो वो रॉ होगा, लेकिन अगर उस रॉ डेटा को हम प्रोसेस कर दें, एक प्रॉपर सीक्वेंस पे लगा दें, तो वो एक इंफॉर्मेशन कहलाता है, जानकारी जिसे आप कहते हैं। नंबर सेकंड है DSS। इसका फुल फॉर्म जो है वो M है, जिसमें आपको लिखा गया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नंबर थर्ड है लिनक्स। लिनक्स में आप लोगों का जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में हम लोग यूज करते हैं। ये आप लोगों ने कई ऑपरेटिंग सिस्टम सुने भी होंगे जैसे टेक्स्ट बेस या फिर ग्राफिक्स बेस। मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम में आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप बात करें हार्डवेयर की, जो कि एक फिजिकल कंपोनेंट्स है हमारे कंप्यूटर्स के, जिसके अंतर्गत हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, ये सब आता है।
और फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम है जैसे पेंट, वर्ड, एक्सेल, जिसमें कि आप अपना कोई काम करते हैं और उस फाइल को सेव करते हैं। हार्डवेयर और एप्लीकेशन सिस्टम के बीच में जो काम करने वाला है वही है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसे आप लोग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कंपैटिबिलिटी बनाता है, और साथ ही साथ इसमें टूल्स और यूटिलिटी भी होती है। एक और डायग्राम से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, वो ये है। अब अगर आप लोग इस फोटो को देख रहे होंगे तो आपको इसमें काफी कुछ क्लियर हो रहा होगा कि हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा हार्डवेयर है और ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ह्यूमन यूजर्स यानी हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आप दिमाग में इस तरह पढ़ के रखिए कि आप बैठे हैं और कंप्यूटर पेंट कर रहे हैं, तो पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अंडर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी विंडोज के अंतर्गत रखा गया है, और वो विंडोज जो है वो अदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ या खुद अपने में इस हार्डवेयर के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर आप पेंट में कहीं कलर भरते हैं तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टूल्स की तरह होता है, और फिर उसी के बाद हम लोग, तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे एक यूजर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से पहले ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उस पर परफॉर्म करता है, और फिर हार्डवेयर उसके जैसा भी हार्डवेयर है उसके हिसाब से वो फिर रिएक्ट करेगा। अगर पेंट पे आप कुछ ड्राइंग बना रहे हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, उस पर सेव कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उस पर मदद कर रहा है, और हार्डवेयर उसी के अकॉर्डिंगली फाइल या जो भी ट्रेस कर रहा है वो उस पर काम करता है। एक आपके लिए और भी अच्छा है ये डायग्राम, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आपके पास जो सॉफ्टवेयर हैं उसको हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिवाइड किया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम यूटिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप विंडोज, लिनक्स या फिर यूनिक्स इन सबको रख सकते हैं, और सिस्टम यूटिलिटी जिसमें कि आप लोग जैसे स्कैनडिस्क है, डीफ्रेगमेंटेशन, एंटीवायरस है, ये सब चीज़ें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डेटाबेस, ये सब चीज़ें। तो आपको ये इमेजेस काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेंगी। मैंने इस तरह की भी एक इमेज बना दी है जिसमें आपको और भी ईजी हो जाएगा कि आप लोग अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर या फिर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को आसानी से बाइफरकेट कर सकें। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन से बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है HTTP का फुल फॉर्म 3.4। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है इंटरप्रिटेटर। इंटरप्रिटेटर, कंपाइलर, असेंबलर, ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये हर बार पूछा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इस स्टेटमेंट से आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। कंपाइलर आर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ इनटू मशीन कोड। मशीन कोड मींस 10 के कोड में, तो जो हाई लेवल को मशीन कोड में कन्वर्ट करे दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। आपने नाम सुना होगा सी कंपाइलर, C++, ये सब कंपाइल करते हैं। इसमें एग्जांपल है GCC, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ये सब कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं। असेंबलर वो हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज जो होती है उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये असेंबलर हो गए। और इंटरप्रिटेटर वो होते हैं जो कंप्यूटर के प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट वाइज, जिसे आप रन टाइम भी कहते हैं, जैसे पाइथन और ये सब। अब जैसे आप लोग मान लीजिए कोई प्रोग्राम रन करा रहे हैं और वो प्रोग्राम एक बार में पूरा रन होता है। जैसे आप कभी सी की प्रोग्रामिंग की हो तो आपने देखा होगा सी को आप प्रोग्राम रन कराइए तो अगर उसमें सेंटेंस के बीच में भी कोई एरर है तो वो कंपाइल नहीं होगा जब तक कि वो पूरा का पूरा एरर फ्री ना हो जाए, तो वो कंपाइलर पे काम कर रहा है। इंटरप्रिटेटर ऐसा नहीं करते। इंटरप्रिटेटर जैसे बेसिक की प्रोग्रामिंग करिए तो आप लोग अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है और अगर आपकी 3 लाइन सही है तो पहले 3 वो अपने आप एग्जीक्यूट कर लेगा, चौथी लाइन पर आकर वो रुकेगा, तो वो कहलाता है इंटरप्रिटेटर। इसका कई बार लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि कंपाइलर और इंटरप्रिटेटर में डिफरेंस लिखिए, तो मैंने आपके सामने एक पूरा स्टेटमेंट दे दिया गया। कंपाइलर कंपाइल करता है पूरा प्रोग्राम एक साथ, साथ ही साथ इसमें फास्टर होता है, ये मेमोरी रिक्वायरमेंट, मोर मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है, और ये सारी चीज़ें आपको इजीली क्लियर हो रही होगी। एरर जो है पूरे प्रोग्राम की एक साथ दिखाता है। इंटरप्रिटेटर सिंगल स्टेटमेंट वाइज काम करता है, मेमोरी रिक्वायरमेंट कम होती है, और एरर जो है वो हर स्टेटमेंट में अलग अलग दिखाता रहता है जब तक कि वो एग्जीक्यूट करता है। बेसिक एग्जाम्पल है। एक आप स्क्रीन और देख लीजिए जो आपके काम की है, वो ये आपको इसमें तीनों जो ट्रांसलेटर हैं जो कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रिटेटर और असेंबलर, इसको बड़े आराम से एक्सप्लेन किया गया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये काफी हेल्पफुल रहेगी। आप लोग वीडियोस के बीच में इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर कर रहे थे, इंटरप्रिटेटर, आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में। नेक्स्ट है पीपीपी। पीपीपी का मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। वैसे मैं इस पर एक सेपरेट पूरी वीडियो बनाऊंगा। प्रोटोकॉल ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कई बार आते हैं प्रोटोकॉल, लेयरिंग, ये सब के क्वेश्चन 100% मिलने ही मिलने हैं। फिलहाल इसका फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट आता है LS-1। ये क्या है आपको बता दें, ये एक प्रकार का लिनक्स का कोड है जो कि लिनक्स प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। कमांड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लिनक्स के एक ये कमांड की लिस्ट है। लिनक्स के ऊपर जब आप काम करेंगे, लिनक्स में बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि लिनक्स कैसे काम करता है। देखिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि हम लोग डॉस यूज करते हैं, ये रहा डॉस स्क्रीन। अब मैं डॉस पे डी ड्राइव पे गया, मैंने कमांड या सिंटेक्स लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया dir, तो डॉस की सारी फाइल्स दिखने लगी, यानी कि हमारे कंप्यूटर की डी ड्राइव की सारी फाइल्स लिस्ट हो गई। इसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब आप काम करेंगे तो वहां पर भी ये कमांड है, जैसे pwd, वैसे ही ls कमांड इज यूज्ड व्हाट फाइल आर देयर इन द डायरेक्टरी यू आर। आप जिस डायरेक्टरी पे हैं उस डायरेक्टरी की सारी फाइलें ls से दिखने लगती हैं। वैसे ही cd कमांड बिल्कुल वही काम करता है जो कि आपके डॉस का cd है। डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं इसमें। mkdir डायरेक्टरी बना सकते हैं, डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हैं। तो ये लिनक्स के कुछ कमांड्स हैं।
तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा है और यूँ कहिए कि इन पर एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। लिनक्स के कुछ कमांड्स हैं, आरएम है, टच है, तो मैं धीरे-धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग इसे देख लीजिएगा। वैसे आप लोगों को ये गूगल पे सर्च करने पे भी बहुत आराम से मिल जाएंगे। सीपी कमांड कॉपी करने का इस्तेमाल करता है, एमवी कमांड दिया गया है कि दिस कमांड मूव करने का काम करता है, लोकेट कमांड यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये सारे हैं, इको कमांड, कैट कमांड्स, ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं डॉस में। तो उसी तरीके से जो आपका क्वेश्चन था कि ये कमांड क्या करता है, तो ये कमांड जो है वो आप लोगों को लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो फाइल्स हैं उनको लिस्ट करता है। नेक्स्ट है $A44, इसका क्या मतलब है? ये एक मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग है। बिल्कुल, मैं आपको इसको एक अलग से स्प्रेडशीट में बताऊंगा। सेल रेफरेंसेस एक सेपरेट टॉपिक होगा क्योंकि इस पर एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस बनता है। तो फिलहाल आप लोगों के 3 अलग अलग रेफरेंसेस हैं, मिक्स्ड रेफरेंस है, आप लोगों के पास एब्सोल्यूट रेफरेंसेस रहता है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे आगे। नेक्स्ट, ऑक्टल वाला मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, मैक्स वाला भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो ये हमारा एक सेशन और फिनिश हो गया। नेक्स्ट पोर्शन जो आपके पास है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने हैं, इजी है। आप लोगों को लिखा गया है 1 KB इक्वल्स, इनमें से आप ढूंढेंगे कौन सा है, तो आपको पता है KB जो है 1024 बाइट्स के बराबर होता है, तो इसका आंसर है G। डैश इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट टू टोटल एंड और कॉलम्स। आप लोगों को अगर कई सारे रो एंड कॉलम्स यूज करने हैं, ऐड करने हैं, तो आप लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे? देखिए बहुत सिंपल सा है, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बेसिक एक्सेल्स आपको आता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। आपने कर्सर को यहाँ पे रखा और आपने ऑटो सम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। इस बटन को आप लोग क्लिक करिए, अपने आप ऑटो सम खुल जाएगा, आप एंटर कर दीजिए, ये देखिए टोटल अपने आप उसने निकाल लिया। अब जरूरी नहीं कि ऑटो सम ही यूज करें यानी सम ही करें, आप इसी के बगल में डॉट पे क्लिक करिए, आपको ये बने बनाए सैंपल्स फॉर्मेट देता है। आपने कर दिया एवरेज, तो ऑटोमेटिकली एवरेज इसका आसानी से निकल कर आ गया सेल्स में जो नंबर्स है। तो हमारा क्वेश्चन काफी हद तक यही था, आप लोग उसे देख लीजिए, क्वेश्चंस में ऑटो सम है आंसर। नेक्स्ट है द डैश इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राइमरी मेमोरी सिंपल सा है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर है और उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, दैट इज प्राइमरी मेमोरी। अगर आप उसे निकाल के पेन ड्राइव में सेव कर लेते हैं या दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में एक एग्जांपल है हमारे पास हार्ड डिस्क, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में गिनी जाती है। कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की है, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, और वैसे जिन लोगों के पास बुक है तो बुक में मैंने शॉर्टकट कीज की एक अच्छी खासी लिस्ट दी है, अलग अलग, एक्सेल की अलग है, वर्ड की अलग है, आप देख पाएंगे। इनके पास ई नोट्स हैं, वो पेज नंबर 199 में ये जरूर याद कर लीजिएगा। फाइल स्ट्रक्चर्स लिनक्स का जो आपका रूट फाइल्स होती हैं उनके बीच में इस तरीके से फाइल स्ट्रक्चर्स होता है, किस डायरेक्टरी के अंदर क्या कमांड स्टोर किए जाते हैं। आपको सेम ऐसी डायरेक्टरी अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो उसमें भी मिलेगी, बिन डायरेक्टरी और रूट डायरेक्टरीज, ये सारी चीजें, बिकॉज एंड्रॉइड भी लिनक्स पर ही बेस्ड है। तो आप ये वाले कमांड्स जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। आप देख रहे होंगे ई नोट्स में 243 पेज नंबर पे मैंने काफी सारे शॉर्टकट की वर्ड की दी है, वर्ड का चल रहा है, जैसे कॉपी करना, पेस्ट करना, अलग अलग कमांड्स हैं, ड्रैग मूवमेंट करना, रेंज ऑल, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। ऑल टैब का इस्तेमाल किया जाता है विंडो स्विच करने के लिए, और भी कंट्रोल डिलीट यूज करना, एरो बटन यूज करना, तो आपको ये सारी शॉर्टकट की इस बुक्स में अवेलेबल है, आप प्रॉपर इसका यूज करिए। चलिए मैं आपको कुछ आगे भी बताता हूँ। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारे पास DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी भी डेटा को रखने के लिए, इसी के आगे चलकर RDMS में बदल जाता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट कमांड है लिनक्स का, कि वो कौन सा कमांड है जैसे कि आप अपनी फाइल का कंटेंट चेक कर सकते हैं, जैसे कि डॉस में टाइप होता है वैसे इसमें कैट कमांड यूज करते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंपाइलर के बारे में बताया था, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करता है। फॉरेन कीज यूज डैश द गिवन डेटा टू द अनदर टेबल। आपके पास कई टेबल्स हैं, अगर उन टेबल्स को आपस में जोड़ना चाहते हैं, डेटाबेस का प्रोग्राम है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्राइमरी की के बारे में बताया था, उसी से जुड़ी हुई एक फॉरेन की है। फॉरेन की, प्राइमरी की हम आगे डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो ये फॉरेन की और जो है वो दो अलग अलग टेबल्स को हम लोग इंटरलिंकिंग के लिए यूज करते हैं, इसलिए इसका आंसर लिंक है। आप लोग अगर कोई भी फाइल, नेक्स्ट है, अगर कोई भी फाइल या कोई भी कंटेंट कॉपी करते हैं तो वो कुछ देर के लिए जब तक पेस्ट नहीं करते तब तक वो क्लिपबोर्ड में सेव रहता है। तो क्लिपबोर्ड इज यूज्ड टू कट एंड कॉपी द टेक्स्ट कंटेंट। और आपके कंप्यूटर्स में जो भी आप लोग डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं मॉडेम। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर करिए, ये आपको हेल्प करेंगे। चलिए अब हम लोग स्विच ओवर करते हैं नेक्स्ट फेज में, जिसमें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ओके, हमारा पार्ट 2 आ गया है, जिसमें कि आपको एनी 4 क्वेश्चंस यू हैव टू फिनिश, आपको 4 क्वेश्चंस कोई करने हैं और आपके पास ऑप्शंस हैं टोटल 5। तो हम लोग कोई भी 4 क्वेश्चन फिनिश कर पाएंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और इसके सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे 3 और सब क्वेश्चंस हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे आप जितना भी सर्च करेंगे आपको सारे ऑब्जेक्टिव का जो पहला पार्ट है वही फिनिश मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए। एक चीज और, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो करना शुरू करिएगा तो पहली चीज, जब आप आंसर शीट पे लिखिएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक डायग्राम्स का इस्तेमाल करिएगा, थ्योरी पे कम ज्यादा हो जाइएगा। दूसरी चीज है पॉइंट्स वाइज लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आपने पूरी की पूरी एक पैरा बना दिया, आप 1 2 3 4 करके नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज करिए, डायग्राम ज्यादा यूज करिए। अगर आपकी इंग्लिश ठीक है, ठीक मींस आप सेंटेंस बना लेते हैं, तो मैं आपको पहला प्रेफरेंस यही दूंगा कि आप इंग्लिश में लिखिए, बिकॉज इंग्लिश में नंबर्स मार्किंग मैंने हमेशा देखी है अच्छी आती है। तो आपके लिए सजेशन यही है कि क्वेश्चंस इंग्लिश में सॉल्व करिए, लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज डिफिशिएंसी है, नहीं कर पा रहे, तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप हिंदी में दीजिए। ऐसा नहीं, बच्चे हिंदी में भी पास होते हैं।
अब देखिए पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लिस्ट वेरियस सब यूनिट ऑफ ए सीपीयू एंड गिव द फंक्शन ऑफ ईच। हमें कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बताना है और उसके कंप्यूटर की जितनी भी यूनिट्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के पास ई नोट्स में पहले से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप लोग पेज नंबर 15 खोलिएगा और देखिए इसमें हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को डिफाइन किया है। The computer is an electronic device that accepts read the data from the user and process the data by performing calculations and operations on it and generate the output. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, डिवाइस है जो यूजर से डेटा लेती है और उस पर प्रोसेस करती है और आउटपुट दिखाती है। और इसको हम लोगों ने 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यानी सीपीयू, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस। नीचे आप लोगों को इसका एक ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा। इनपुट डिवाइस से सिग्नल लिया, प्रोसेस किया, आउटपुट में दिखाया, स्टोरेज का काम स्टोरेज के लिए है। इनपुट डिवाइस के बारे में लिखा हुआ है, डेटा इनपुट करते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कहलाता है, माउस हो गया। अदर इनपुट डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं, जॉयस्टिक, स्कैनर्स, बारकोड। प्रोसेसिंग के लिए कि ये हमारे कंप्यूटर का, गलत लिखा है, हार्ट ऑफ कंप्यूटर नहीं है, प्रोसेस आपको पता है ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स है और ये हमारे सारे एग्जीक्यूशन करता है, प्रोग्राम सॉल्व करता है। ये प्रोसेसर या सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है। सीपीयू के अंतर्गत आपके पास होते हैं एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और साथ ही साथ उससे जुड़ा रहता है मेमोरी यूनिट्स। इनके बारे में भी है। एएलयू जो है वो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब काम उसके हैं। लॉजिकल यूनिट्स लॉजिकल नंबर्स जो है उनकी कैलकुलेशंस और उनको स्टोर करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट जो है वो आपके सारे डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, डेटा आना कहाँ है, जाना कहाँ है, किस दिशा में भेजना है, ये सब का काम कंट्रोल यूनिट का है। मेमोरी जो है वो आपके स्टोरेज डिवाइस का काम करती है। मेमोरीज डेटा को स्टोर भी करती है, ये डेटा को 1-0 के फॉर्मेट में स्टोर करती है। और इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, इसी तरह हमारे पास वर्चुअल मेमोरीज भी हैं जो कि फिजिकल मेमोरीज में भी हैं। हमारे पास कंप्यूटर्स में वर्चुअल मेमोरीज एक अलग से स्पेशल लोकेटेड मेमोरीज होती है जो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं स्टैंड बाई के लिए रखते हैं और फिर हम लोग अपनी मेमोरीज में जो डेटा एक्सेस है उसको हम हार्ड डिस्क में सेव भी कर लेते हैं परमानेंटली। यहाँ कन्वर्जन यूनिट्स भी दी गई हैं कि आप लोगों के पास ये कन्वर्जन्स हैं, किलोबाइट, मेगाबाइट्स, ये आपको आती होंगी। आउटपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर्स के जो कि आप लोगों के डेटा को आउटपुट या रिजल्ट्स को शो करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये सारी चीजें। तो आपका ये पूरा का पूरा मिलकर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, आई थिंक आपको इतना लिखना चाहिए ताकि आपके पास एक अच्छे नंबर्स हो। आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन काफी लेंथी रहते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट करिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ये कन्वर्जन्स है। कन्वर्जन्स 100% आएंगे ही आएंगे, आपको सारे कन्वर्जन्स आने चाहिए। कन्वर्जन्स के लिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास नंबर सिस्टम है। जिन लोगों के पास ई नोट्स हैं उनको बता दें, ये पेज नंबर 19 में है। नंबर सिस्टम जो है उसमें आप लोगों को बेसिकली ये 4 अलग अलग नंबर सिस्टम में बटा हुआ है। ये सबसे अच्छा डायग्राम है आपको नंबर सिस्टम समझने के लिए। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके टोटल 10 है जिसके बेस में लगा रहता है 10, और ऑक्टल में आपको दिख रहा है 8 होते हैं बेस में, और बाइनरी में 2, और हेक्साडेसिमल्स में 16 होते हैं, 0 से 9, फिर A से लेके F, मैंने जैसा बताया था। अब हम लोग, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। बाइनरी नंबर सिस्टम्स को अगर हम देखें तो ये 1 0 2 4 5 ये लिखा हुआ है, ये सारे और इनके बाइनरी फॉर्म्स हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं, पहचानना आसान है। बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस में 2 है हमारे पास, और जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स होता है वो इस तरीके से शो किया जाता है। एक चीज और बता दें, बहुत सारे बच्चे जो है बाइनरी नंबर्स और मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं उसे डेसिमल्स नहीं पढ़ते हैं। नहीं, डेसिमल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं, इनफैक्ट डेसिमल वाले ही कैलकुलेशंस आते हैं, उसको जरूर करिएगा। ये है आपका सबसे बेस्ट। इस डायग्राम से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके पास ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में इस तरफ जाते जाते नंबर बढ़ता चला जाता है, इस तरफ जाते जाते नंबर छोटा होता रहता है। यहाँ दिखा रहा है ये यूनिट सेकंड और 2 की पावर है, और यहाँ पे 1/2 1/4 इस तरीके से डिवाइड होता रहता है। तो ये नंबर सिस्टम्स को एक्सप्लेन करने के लिए इस वाले सिस्टम को, या जो राइट में है और जो लेफ्ट में है, इसको हम लोग MSB यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और राइट में जो है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। ये काफी कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इनका कन्वर्जन भी बहुत इजी है, आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास कोई ये बाइनरी नंबर सिस्टम दिया गया है और आपको बोला गया है इसे डेसिमल में कन्वर्ट करिए, आप इसी नंबर्स को सब लिख लीजिए, जैसे 0 1 1 1 0 1 1 1, ये सब हमने देखे यहाँ लिख लिए। और उसके बाद बहुत ही सिंपल सा है, इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सबको ऐड कर दीजिए, आंसर्स जो आएगा उन सबको टोटल निकाल लीजिए। तो देखिए इसका ये बाइनरी फॉर्म में आसानी से निकल गया। तो इजी है कन्वर्जेंस, आप लोगों ने अपनी छोटी यंग क्लासेस में ये किया होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम्स, ये आपको छोटी क्लासेस से भी आता है, यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख इस तरीके से डिवाइडेड है, और इसको भी करना बहुत आसान है, लेकिन इसको आप कई फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई नंबर दिया गया है और आप लोगों को उस नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है डेसिमल्स टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए। आप उसको 2 से डिवाइड करना शुरू करिए, 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाइनरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको एक अलग से दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 है, तो मैंने 30 को यहाँ से डिवाइड करना शुरू किया 2 से, और यहाँ पे लिखा 215 आ गया, और साइड में आप रिमाइंडर कलेक्ट करते रहिए। इसका रिमाइंडर हो गया 0, फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पर आ गया 7, रिमाइंडर हो गया 1, 2 7 14 तक जाता है। फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ आ गया आपके पास 3, रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 से डिवाइड करिए, यहाँ पर आ गया आपके पास 1, और ये रहा 1। तो नीचे जो 1 1 1 1 4 1 और 0 ये बदल गया बाइनरी में, इजी है।
और ये मेथड आपके कई सारे में काम करेगा। अगर मेरे को लगा बच्चों को ये क्लियर नहीं है तो आप मेरे को अपने कमेंट पर रिक्वेस्ट भेजिएगा, तो मैं आपको इसे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कन्वर्जेंस का, हर तरह का, चारों का कन्वर्जेंस, बाइनरी, डेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल, ऑक्टल, बाइनरी, सभी का, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक ये कन्वर्जेंस आपको हमेशा हेल्प करेंगे, डेसिमल्स, बाइनरीज और डेसिमल। बस इसका ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम यहाँ 2 का लेते हैं, अगर ये ऑक्टल में बदलना हो तो 8 का होगा, हेक्सा में बदलना हो तो 16 का हो जाएगा। तो ये नंबर सिस्टम्स आपके लिए अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि कंप्यूटर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। चलिए देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ रहा है। मेमोरीज के बारे में बहुत सिंपल है, मैं जो नोट्स दिखा रहा हूँ आपको वो आपको आसानी से मिल भी गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ई नोट्स ले लिए हैं 49। अगर आपके पास ई नोट्स नहीं है तो आई थिंक आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो आप लोग इसे धीरे धीरे स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर ई नोट्स लेने हैं तो मेरे पेटीएम नंबर 96161756 पर 100 रुपीज़ का पेटीएम कर दीजिए और मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, तो मैं उसको ई नोट सेंड कर दूंगा। ये चीज हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है मेमोरीज। मेमोरीज एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है प्रोसेसिंग करने के लिए। मेमोरीज हमारे रिजल्ट को भी होल्ड करता है। मेमोरीज 10 के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है और वो बाइट्स में। तभी आप लोग देखते होंगे रैम जब खरीदते हैं तो उसमें 1 GB की रैम, 2 GB, मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसमें 2 GB रैम, ये सब देखते हैं। रैम जितनी ज्यादा लेंगे उतनी प्रोसेसिंग कई हो सकती है। अगर आपके पास मोबाइल में ज्यादा रैम है तो आप एक साथ मल्टी ऐप्स कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं, क्योंकि मेमोरी के अलग अलग स्लॉट्स में जाके सेव हो जाते हैं और आप उसे टेम्परेरी और यूज कर पाते हैं। कम रैम होगी तो आपको ग्लिटरिंग मिलेगी, प्रोसेसिंग अटक अटक के चलेगी, बिकॉज डेटा सफिशिएंट नहीं है उसके पास, तो प्रोसेसर उतना सफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। रैम को प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज में डिवाइड किया गया है। मेमोरीज को इस तरह डायग्राम में, सबसे बेस्ट डायग्राम है प्राइमरी मेमोरीज और सेकेंडरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी इंटरनल है, सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल है, निकाली जा सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम आता है। रैम के अंदर पी रैम, ईपी रोम, ईईपी रोम और उसके साथ स्टैटिक और डायनेमिक रैम मेमोरीज आती हैं। एक्सटर्नल में फ्लॉपी हार्ड डिस्क और सीडी, मैग्नेटिक टेप्स, ये सारी हैं। ये आपको इजी है, कोई खास नहीं है इसमें। अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक और डिटेल में देख लें। प्राइमरी मेमोरीज जो है वो डेटा बहुत फास्ट और बहुत जल्दी एक्सेस करती है, डेटा ट्रांसफर करती है, प्रोवाइड करती है प्रोसेसर को, और जितनी ज्यादा आपके पास प्राइमरी मेमोरी होगी उतना ही अच्छा है। और प्राइमरी मेमोरी को हमने रैम और रोम में डिवाइड कर दिया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द सेंट्रल स्टोरेज मेमोरी, कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है और वो कंप्यूटर्स में सारा का सारा डेटा रखती है अपने पास। और कुछ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल वर्ड का मतलब है जैसी लाइट गई रैम वॉश हो जाती है। आपको स्क्रीन पर रैम दिख रही होगी। और साथ ही साथ रैम को भी हमने स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, दो अलग अलग टाइप से डिवाइड कर दिया है। स्टैटिक यानी एस रैम, a bit of data is stored using the static of a flip-flops that is most expensive among other form of RAMs, but is generally faster, requires less power than the DRAMs। नाम से ही समझ आ रहा है इसके अंदर। वैसे रैम में सभी जगह डेटा जो है फ्लिप फ्लॉप सर्किट के अंतर्गत ही इस्तेमाल होता है, उसी में स्टोर होता है। ये थोड़ी महंगी है कंपेरेटिव, लेकिन तेज है, फास्ट है डायनेमिक रैम्स के कंपेरेटिव। और हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी स्टैटिक रैम्स के रूप में कन्वर्ट होती हैं, यूज होती हैं। डायनेमिक मेमोरीज जो होती हैं जैसे डी रैम्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं, और वो स्लोअर होती हैं स्टैटिक रैम से, और उसमें डेटा जो है वो ट्रांजिस्टर्स में और कंडेंसर्स में सेव होता है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो भी रहती है। नेक्स्ट रोम पर बात की जाए। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी है। ये आपके सीपीयू को डेटा जो भी है वो इससे फेच कर सकता है, लेकिन रोम में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये परमानेंट स्टोर करती है। अब परमानेंट का मतलब आप जैसे ये देख रहे हैं, ये रोम चिप लगी है, आपने सुना होगा बायोस। तो बायोस जो है एक प्रकार की एक ऐसी चिप है जिसमें हम लोग जो डेटा है जो बार बार हमें जरूरत पड़ रहा है तो हम उसमें राइट करके रख देते हैं, और राइट करके रख देने के बाद जब कभी हमें डेटा चाहिए होता है तो उसे रीड कर लेते हैं। लेकिन रॉम में जो लिखा हुआ डेटा है वो वॉश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने जो सिस्टम ऑफ कर दिया तो सारा कुछ खत्म हो गया, फ्लैश हो गया, खाली हो गया ना। जो लिखा है वो परमानेंट रहेगा। आप उसे जितनी बार चाहो उतनी बार पढ़ जरूर लें, रीड कर लें उसे मल्टीपल टाइम्स। हमारे पास कई प्रकार की रॉम है, जैसे पी रॉम, जिसे हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रॉम इरेजेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपीपी रॉम इलेक्ट्रिकली इरेजेबली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज के रूप में जानते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट आपको फुल फॉर्म्स तो सबको पता ही चल रहे होंगे, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोग देख रहे होंगे, मैंने इसको धीरे धीरे स्क्रॉल भी कर देता हूं तो आपके पास लिखने के लिए काफी कुछ मिल जाएगा। इरेजेबल प्रोग्रामेबल का मतलब मैं बता दूं, ये ऐसी रॉम होती हैं, वैसे मैंने आपको बताया कि इनका डेटा वॉश नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ईपी रॉम है उसको एक या दो बार या कई बार इरेज किया जा सकता है, और ये इरेज करने का मतलब उनका डेटा स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेड में हटा दिया जाता है, और उसके बाद उस पर दोबारा यूज कर लेते हैं हम लोग। और जो ईपी रॉम होती हैं वो इलेक्ट्रिकली डेटा उनका हटाया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस डाले जाते हैं जिससे वो फ्लैश हो जाती है मेमोरी और डेटा खाली हो जाता है, तो उसको फिर से यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज। आई थिंक इसमें ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी लोग फ्लॉपी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, यूएसबी ये सब यूज करते आए हैं। फ्लॉपी की फोटोज आपको दिख रही हैं, ये प्लास्टिक कोट मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल से बनी होती है। फ्लॉपी में एक अच्छी चीज थी कि आप इस पर राइट भी कर लें, रीयूज कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स। हार्ड डिस्क आप लोगों के सिस्टम्स में लगी रहती है, रिजिड होती है, मेटल की होती है, और इसमें मैग्नेटिक लेयर रहती है जिसके ऊपर आपके डाइपोज फॉर्म में डेटा स्टोर रहता है। एक हार्डवेयर का एक टॉपिक होगा आपका ओ लेवल में आईसीटी, जिसमें मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन बताऊंगा, क्योंकि उसमें हार्ड डिस्क के अंदर फैक्ट टेबल्स और ट्रैक सेक्टर्स और ऐसी पूरा डिटेल में है, वो बहुत अच्छा है वो।
नेक्स्ट ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंतर्गत आप लोग अपना डेटा सेव करते हैं, सीडी, डीवीडी, ब्लूरेज। आजकल ब्लूरेज भी मार्केट में काफी कुछ आ गई हैं, 50 GB है वो भी मिल जाएगी। इनकी कैपेसिटीज पर ध्यान दीजिएगा। आप बोलेंगे डीवीडी 4 पॉइंट हमारे पास 7 GB की होती है, इसमें 855 लिखी है। एक्चुअली डुअल लेयर डीवीडीज है जिनमें दोनों तरफ से डेटा सेव होता है। कॉम्पैक्ट सीडीज आजकल ना के बराबर हो गई है। इसकी स्पीड थी 7800 केबीज पर सेकंड के हिसाब से डेटा राइट करती थी। सीडीआर भी यूज होता है। सीडीआर मतलब सीडी राइटेबल, जिस पर आप डेटा मिटाकर लिख भी सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं किसी सीडी पे जो लिखा गया वो मिट सकता है, हाँ, अगर वो सीडीआरडब्ल्यू है तो। डीवीडीज आजकल काफी तेजी से यूज हो रही हैं, आप लोग भी डीवीडीज यूज करते हैं। डीवीडी आरडब्ल्यू भी आती है जिसपे कि आप रीराइट कर सकते हैं। और पेन ड्राइव वगैरह आजकल कॉमन है, आप लोग इस पर अपने सेंटेंसेस बना के आसानी से लिख पाएंगे। फास्ट है, छोटी है साइज में, ये सारी चीजें। तो आई थिंक आप लोगों को ये सफिशिएंटली क्लियर हो गया होगा डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज के बारे में। हेलो, ओके, हम लोग शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ रो एंड कॉलम्स इन एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल की स्प्रेडशीट में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करेंगे रो एंड कॉलम्स को। इससे जुड़े हुए 2-3 क्वेश्चंस और आते हैं, तो मैं इसको आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सिंपल है। देखिए, हमारे पास सेल और रोज कॉलम्स और इन सबको मॉडिफाई करने के बहुत सारे स्टेप्स हैं। आप लोगों ने डेटा लिख रखा है, आपको पता है कि अगर हम लोग सेल्स के या रोज के बिल्कुल इस कॉर्नर पर जाए तो हम लोग अपने आप देखेंगे माउस पॉइंटर चेंज हो गया है और आप इसे पकड़ के ड्रैग करें। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, आप पाएंगे कि आप लोगों का रो चौड़ी हो गई है, खिंच गई है। और सेम उसी तरीके से आप लोग इसकी हाइट भी कॉलम्स की खींच के बड़ी कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, ले जाइए माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। अगर आप पूरी रो एंड कॉलम्स एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किनारे दिए गए इस बटन पर क्लिक करिए। इसे आप लोग सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करते ही सभी रो कॉलम्स एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने रो एंड कॉलम्स अपने हिसाब से ना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कॉलम्स बहुत ज्यादा बड़ा जा रहा है या रोज ज्यादा खिंच गई है, तो आप इनके ऊपर जाके डबल क्लिक कर दीजिए, ये अपने आप रिसाइज हो जाएगी। जितना मैटर है, जितना कंटेंट है, उसके अकॉर्डिंगली। साथ ही साथ अगर कोई नई रो इंसर्ट करनी है, अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ 7, 8, 9 इस तरीके से है और आपको एक नई रो इंसर्ट करनी है, तो ऊपर भी एक ऑप्शन दिया रहता है इंसर्ट कमांड होम में, वहां से भी आप रो कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जहां पर कर्सर होगा वहीं पर एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। और उसी तरीके से कॉलम्स में भी इंसर्ट कर सकते हैं। जब रो में इंसर्ट करेंगे तो पूछेगा कि उसकी फॉर्मेटिंग कैसी चाहिए, लेफ्ट की, राइट की, इस तरीके से। कॉलम में भी यही ऑप्शन है, जिसको वहां पे कॉलम इंसर्ट करना है उसको ऊपर कर्सर रखिए और बस इंसर्ट के अंदर जाइए और क्लिक कर दीजिए। आप उसे राइट क्लिक करके भी ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए, नया कॉलम इंसर्ट होते ही ये वाला कॉलम शिफ्ट होकर राइट में चला जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आते हैं कई बार। इसी तरीके से अगर रो एंड कॉलम्स में कोई डिलीट करनी है आपको तो, और अगर आपको कोई रो एंड कॉलम डिलीट करनी है तो पहले आप उसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। आपने इस तरह सेलेक्ट किया, ऊपर देखिए इंसर्ट के पास में डिलीट ऑप्शन भी रहता है, आप यहाँ से डिलीट सेल पे जाकर उसको डिलीट कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वाला जो डिलीट होगी तो नीचे वाली रोज अपने आप शफल होकर ऊपर आ जाएंगे। सेम उसी तरह डिलीट कॉलम के लिए जिस कॉलम को डिलीट करना है पहले उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कमांड ऊपर दिया रहता है, आप उस जाकर सेल को क्लिक कर दीजिए, जितना सेलेक्ट किया वो डिलीट हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली जो राइट वाला कॉलम है वो शफल होकर उस जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है। एक ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट और बता दूं, एक कमांड आता है डिलीट कंटेंट या क्लियर कंटेंट। डिलीट और क्लियर का अंतर आ जाता है एक्सेल में। डिलीट का मतलब है कि अगर आपने कोई चीज सेलेक्ट की तो वो पूरा का पूरा कंटेंट वाइज उड़ा देगा, यानी कि सारा का सारा खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपने क्लियर किया तो क्लियर करने पर रो कॉलम्स अपनी जगह रहेंगे, उसका मैटर साफ हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है डिलीट एंड क्लियर में। तो आई थिंक आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। अब आप लोग इसके बारे में लिख पाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि विद एग्जांपल आप सेल रेफरेंसिंग के बारे में बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंसिंग। देखिए, क्वेश्चन काफी यूज है, काफी कई बार पूछा गया है और वो है सेल रेफरेंसिंग। आपको बता दें, सेल रेफरेंसिंग एक्सेल में जो है वो 3 तरीके से डिवाइडेड है। एक रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एंड मिक्स सेल रेफरेंसिंग। मिक्स का मतलब इन दोनों से मिलाकर। मेन आपको ध्यान देना है रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पर। तो इसको मैं बहुत इजी और एक बहुत ही एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूँ। देखिए, रिलेटिव रेफरेंसेस में बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आपको रो एंड कॉलम्स दिए रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक फॉर्मूला बनाना है। मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ आइटम्स की लिस्ट है, उसका यूनिट प्राइस, क्वांटिटी दी गई है और यहाँ पर आपको टोटल निकालना है। आप देख रहे होंगे टोटल निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। ये सेल है आपका B4, आपको B4 और C4 को मल्टीप्लाई करना है। आपने B4 और C4 को मल्टीप्लाई करने के लिए ये फॉर्मूला सिंपल से टाइप कर दिया। इसको पकड़ के नीचे से यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रैग कर दिया ऑटो फिल हैंडल से। जैसे ही आप ये फॉर्मूला ड्रैग करेंगे तो जो B4 और C4 है नीचे वाले सेल के लिए B5 और C5 हो जाएगा, जैसे नॉर्मली होता है। और इसको पकड़ के आपने जैसे ड्रैग कर दिया, आपको बाद में नहीं लिखना पड़ता जैसे आप देख रहे हैं। तो इस तरह की रेफरेंसिंग को हम लोग देखते हैं कि हमारा सेल जो है वो फॉर्मूला जो है वो कॉपी हो गया है नीचे, और ये रिलेटिव रेफरेंसिंग कहलाती है। आप लोगों को सारी जगह पे आंसर्स अपने आप दिखेगा। आप इसे वैसे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और किसी भी सेल में नीचे जाकर अगर आप फॉर्मूला चेक करेंगे तो वो उस रो के अकॉर्डिंगली चेंज हो चुका होगा। तो ये तो सिंपल सा है। नेक्स्ट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक डॉलर साइन का इस्तेमाल करना होता है और इस डॉलर साइन को जहां लगा देते हैं वो रो और कॉलम जिस भी जगह पे हम लगा देंगे वो चेंज नहीं होगा, वो नीचे कॉपी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यूज कर लिया $2, द रो डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीज, रोज नहीं चेंज होगी, और $A2 तो कॉलम्स डज नॉट चेंज होगा, और ये कर दिया तो दोनों चेंज नहीं होंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने एक जगह टैक्स लगा दिया है 7.5%, सिर्फ इस सेल पे लिखा और ये है E2। अब हम चाहते हैं कि हर इसका टैक्स निकल कर आ जाए।
अब अगर मेरे को यहाँ पे टैक्स निकालना है तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, मेरे को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्वांटिटी और रेट का। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया B4 और C4 और मल्टीप्लाई टैक्स, टैक्स हमारा यहाँ पर है E2 में। तो अगर मैं सिर्फ E2 लिखता यहाँ पर और ड्रैग कर देता तो जो नीचे वाले हैं वहां तो हमारा B4 की जगह B5 हो जाता और नीचे वाले के लिए C4 की जगह C5 हो जाता और ये भी अपना चेंज हो जाता, यानी कि ये हमें नहीं बदलना है। तो अगर आप ये सेल रेफरेंसिंग लिखना चाहते हैं तो आपने यहाँ $E और $2 लिख दिया, इससे क्या होगा, ये रो कॉलम चेंज नहीं करेगा। और जब मैं नीचे से ड्रैग करूंगा तो यहाँ B5 मल्टीप्लाई C5 हो जाएगा, लेकिन ये वही रहेगा E और 2। तो आप लोगों के टैक्सेस सभी में काम आएंगे। अब देखिए मैं इसको लिखने के बाद यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग करते ही ऑटोमेटिकली सभी में फॉर्मूलाज निकल कर आ गए यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर मैं किसी भी फॉर्मूले को चेक करूंगा तो रोज और कॉलम्स पहले वाले के लिए चेंज हो रहे हैं, लेकिन टैक्स वाला स्लैब जो हमारा रेफरेंसेस लगा है उसके कारण, डॉलर के कारण ये नहीं बदल रहा। और यही हमारे काम आता है, इसी को हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिक्स में हम लोग करते क्या है, मिक्स में दोनों को मिला देते हैं। जैसे अभी आप देख रहे होंगे इसमें हम लोगों का कॉम्बिनेशन है रिलेटिव ऑफ एब्सोल्यूट का, इसलिए इसको मिक्स रेफरेंसिंग कहा गया है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और यही हमारे रेफरेंसिंग के लिए जरूरी है। इन्होंने एग्जाम्पल के साथ पूछा है तो वो आप पूरा डिस्क्राइब करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, जिसमें कि हम लोगों को सीखना है या हमसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर। और इसमें एक और जुड़ा हुआ है, रोल ऑफ कर्नल एंड शेल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको बताते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हर बार हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैंने से देखा है। मैं आपको इसको पहले दो पार्ट में दोनों को बता देता हूं। नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन मतलब वही है, यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। चलिए देखते हैं क्या है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम्स. It is the largest set of and a complex program that act as the interface between the computer hardware and its user. इसका एक सिंपल सा मतलब है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स का, और एक सबसे बड़ा प्रोग्राम होता है जो एक इंटरफेस यानी कि एक सामंजस्य बनाता है हार्डवेयर और यूजर यानी हमारे बीच में। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बिकॉज बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम अपने हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंटरेक्शन बिटवीन है कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच में। और साथ ही साथ जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना शुरू करता है, अपने सारे प्रोग्राम्स लोड करता है, उनको शेड्यूल करता है, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट भी करता है, हमारी मेन मेमोरी को मैनेज भी करता है, सिक्योरिटी भी देता है। ये सब उसके यूजेस हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, कर्नल और शेल का कंसेप्ट समझने के लिए बहुत ही आसान है, आप लोगों को इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियर होगा। ये बीच वाला जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, जिसमें हमारे सारे पार्ट्स लगे हुए हैं। बाहर आपको दिख रहे हैं ये सारे यूजर्स हैं जो हमारे सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे हैं, और लिनक्स के ये सारे सब रूट और अलग अलग फाइल्स और डायरेक्टरीज हैं। कर्नल हार्डवेयर और उसके बाद शेल और से हमारे यूजर से इंटरैक्ट करता है। चलिए थोड़ा सा पहले इसके डेफिनेशन वाइज क्लियर कर लें। हम लोग बात कर रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे वर्ड जो कर्नल आता है, तो कर्नल जो है वो मेन कोर पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये रिस्पॉन्सिबल है सभी मेजर एक्टिविटीज में जो ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। It consists of various modules and it interact directly with the hardware. हमारे हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। Kernel provide the required abstractions to high low level hardware details to the systems and applications. हमारे कर्नल्स में एक और अच्छी चीज होती है कि ये हमारे हार्डवेयर के कुछ बेसिक डिटेल्स जो हमारे सॉफ्टवेयर को नहीं चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह को, वो उसे छिपाता भी है, रिक्वायरमेंट वाली चीजों को ही आगे बढ़ाता है। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें कि सिस्टम्स लाइब्रेरी, सिस्टम्स यूटिलिटीज और ये सारी चीजें आपको इस डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा। जो हमारे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर है जिसमें सीपीयू, रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये सब है, इन सारे हार्डवेयर को कर्नल डायरेक्टली कनेक्टेड करता है, और कर्नल से ही बाकी हमारे लिनक्स के बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स और बाकी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो जुड़े होते हैं। दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट है और वो है शेल। The Linux provide a special interpreted programs which can be used to execute commands of the operating systems, and it can use to do various type of operations called application programs. अब जैसे हम लोग इंटरप्रेटेटर और इन सब के बारे में बात करें तो वैसे ही एक प्रकार का एक इंटरप्रेटेटर है, एक प्रकार का एक ऐसा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है। हमारे यूजर ने कोई काम दिया, मान लीजिए यूजर ने अपने कंप्यूटर से कुछ टाइप कर दिया, ठीक है, तो वो टाइप कर दिया तो वो तो हमारे वर्ड पे टाइप हुआ है। अब वर्ड पे जो टाइप हुआ है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का वो जो कमांड्स हैं उसको कन्वर्ट करना है, तो शेल एक इंटरप्रेटेटर प्रोग्राम का काम करता है। वो हमारे इस कमांड्स को कन्वर्ट करता है इंटरप्रेटेड करके, और उसके बाद वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने के बाद फिर वो ड्राइवर्स और इन सब से होता हुआ कर्नल तक पहुंचता है। उसके अकॉर्डिंगली हार्डवेयर एग्जीक्यूट होता है और हमारे मॉनिटर्स पर जो भी हम लोग अपना कलर्स और साउंड और ये सब चीजें चेंज करते हैं उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपका ये डिफरेंसेस हैं। तो और ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एक बहुत अच्छा वेब पेज है जिसमें कि अंतर्गत आप लोगों को सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स और उसके अंतर्गत जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीजें, इनके बारे में बेसिक ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं लिनक्स के बारे में पूरा है। तो कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो आप उसमें ये सारी चीजें लिख सकते हैं कि ये पोर्टेबल है, ओपन सोर्स है। इसका मतलब है किसी एक आदमी के पास राइट्स नहीं है, कोई भी आदमी फ्रीली सभी के पास नेट पे अवेलेबल है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है, विंडोज वही चलाते हैं।
आप उसमें अपनी प्रोग्रामिंग ऐड नहीं कर सकते हैं। मल्टी यूजर्स है, मल्टी प्रोग्रामिंग करता है, और फाइल सिस्टम एक के नीचे हायरार्किकली अरेंज होती हैं, शेल है, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ है। तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग इसमें समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ओवर करते हैं। आई होप आपको ये पेजेस से क्लियर हो रहा होगा कैसे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, जिसमें पूछा गया है हेडर फुटर, फुट नोट्स एंड एंड नोट्स, इनके बारे में एक्सप्लेन करिए और डिफरेंस बताइए फुट नोट्स और एंड नोट्स में। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है हेडर फुटर, फुटनोट, एंड नोट्स, पेज ब्रेक, ये सब क्या है आप समझ लीजिए। इसमें बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड में आप लोगों को कभी कभार ऐसा होता है कि हर पेज के बॉटम या टॉप पर आपको पेज नंबर डालना पड़ रहा है, अपनी बुक अपने पब्लिशर का नाम लिखना पड़ रहा है। कभी कभार ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे कोई वर्ड समझाने पड़ रहा है तो उसमें हम साइड में कोई मार्क बना देते हैं और बॉटम पर हम लिख देते हैं कि इस वर्ड का ये मतलब है। तो ये सारी चीजें ऐसे हमें बार बार लिखने नहीं पड़ती। वर्ड में एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है हेडर फुटर, जैसे आप लोग अपना हेड और बॉटम पे जो भी चीज टाइप कर देंगे वो हर पन्ने के टॉप और बॉटम पे आ जाएगी। साथ ही साथ इसी के पास, और ये चीज याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को पेज लेआउट फॉर्मेट में ही काम करेंगी। दूसरी चीज, हेडर फुटर के बाद हमारे पास आ जाता है फुट नोट और एंड नोट। फुट नोट आर प्लेस एट द बॉटम ऑफ ईच पेज एंड एंड नोट्स आर प्लेस एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होता है, मैं इसको अभी पूरा बताऊंगा। और पेज ब्रेक वर्ड का मतलब होता है जहां आपकी कर्सर है वहीं से आप लोग इंसर्ट पेज ब्रेक कर दीजिए तो आपको बाकी जो है वो ऑटोमेटिकली कंटेंट नेक्स्ट पेज में स्विच ओवर हो जाता है। देखिए बहुत आसान है, मैं यहां से शुरू करता हूं। जैसे मेरे पास एक ब्लैंक पेज है, मैंने सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ हेडर पे गया और हेडर पे कोई भी एक स्टाइल चूज कर ली। मैंने ये वाली स्टाइल चूज कर ली। मैंने यहाँ पर लिख दिया नोट्स बाय और ये टाइप कर दिया, ओके, और यहाँ से हेडर क्लोज कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये हेडर पे मैंने टाइप तो कर दिया है, और टाइप करने के बाद जैसे जैसे मैं यहाँ पर ये पेज नंबर 1 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज पेज नंबर 1, और उसके बाद मैं यहीं से नेक्स्ट पेज चाहता हूँ। अब बात ये आती है कि यहाँ से नेक्स्ट पेज मैं कैसे लूँ, क्योंकि मैं एंटर करके, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि वो तो एंटर करके आगे बढ़ते हैं ना। आप यहाँ से पेज ब्रेक कर दीजिए, कंट्रोल एंटर है इसकी शॉर्टकट की। जैसे पेज ब्रेक करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे पेज नंबर 2 खुल जाएगा, और आप देखेंगे फुटर पे वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, हेडर पे सॉरी। अगर मैं फुटर पे डाल देता इसको, यहाँ से ले लेता इंसर्ट और यहाँ फुटर, तो वो ऑटोमेटिकली बॉटम पे आ जाता। क्लियर? तो सिंपल है। और बहुत सारे लोग फुटर पे अपना पेज नंबर्स डालने की कोशिश यूज करते हैं, अच्छा है, पेज नंबर डालना चाहिए। तो आपने फुटर पे गए और फुटर पे देखिए कर्सर आ गया। यहाँ से आप लोगों को क्या चाहिए आपने ले लिया कि हम लोगों को यहाँ पे टॉप ऑफ द बॉटम ऑफ द जो भी चाहिए हम लोगों ने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि हमें फुटर पे पेज नंबर चाहिए, तो आप लोग अपना पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों के पास पेज नंबर्स और इन सब की चीजें फुटर्स पे डाली जा सकती हैं। तो नेक्स्ट, तो ये तो सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आप अगर आप पेज में कुछ लिखते हैं, मैंने यहाँ पे पेज में लिखना शुरू किया और यहाँ लिख दिया आइस एंड उसके बाद लिख दिया एकेडमी, ठीक है। अब मुझे ये किसी को समझाना है कि नहीं ये क्या है, ये एक्सप्लेनेशन क्या है, तो मैं ऊपर जाऊंगा रेफरेंसेस पर और मैं यहाँ पर एक कर्सर रखूंगा और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर दूंगा। तो नीचे देखिए बॉटम में ये आ गया, तो मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन है। और अगर आप देखिए ये 1 जो है वही 1 आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि कोई भी व्यूअर्स है वो समझ जाता है कि इसका एक्सप्लेनेशन नीचे फुटनोट पे दिया गया है। और इसी की जगह एंड नोट अगर यूज कर लेते तो पेज के लास्ट, मतलब डॉक्यूमेंट्स के आखिरी में सबसे ये आ जाता। आप देख रहे होंगे फुटनोट्स आते ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमेंट्स भी एक्टिवेट हो गया। तो ये अच्छा है, ये आप लोग यूज करिए और इसको पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये मेरे पास एक थ्योरेटिकल कंटेंट है, आप लोग काफी सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। आप लोग स्लो मोशन में मैं थोड़ा सा फॉलो कर देता हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी होगी और आप लोग इसको सिस्टमैटिक लिख सकते हैं। वैसे लैंग्वेजेस में आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो अपनी लैंग्वेजेस में जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो भी आप यूज करिए। हेडर फुटर और पेज ब्रेक भी यूज कर लीजिए, पेज ब्रेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ मेल मर्ज फीचर इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बहुत कॉमन सा है, मेल मर्ज बहुत बार आता है, बहुत बार हमने देखा है पेपर्स में मेल मर्ज यूज हुआ है। और ऑल्टरनेटिव ज्यादा आता है, एक बार आ गया तो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर आता है, फिर इस तरह करके। तो आप मेल मर्ज के बारे में पहले एक बार मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोग इसके नोट्स भी नोट कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग मेल मर्ज यूज करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो हम लोगों ने पहले, मैंने एक मेल मर्ज में, चलिए आपको एनवलप में करके दिखाता हूँ तो थोड़ा सा नया भी रहेगा। एनवलप इन द सेंस मेरे को एक लिफाफा बनाना है। मैंने मेलिंग पे गया और मैंने यहाँ से एनवलप चूज कर लिया। एनवलप चूज करते ही मेरे पास यहाँ पे एनवलप के लिए स्क्रीन खुल गई। यहाँ पे लिख कर आ रहा है डिलीवरिंग एड्रेस डालिए, यानी जिसको आप अपना एनवलप भेजना चाहते हैं। रिटर्न में आपने अपना नाम पता डाल दिया और प्रिंटिंग के लिए सारा ऑप्शन सेट कर लिया और फिर ऐड टू डॉक्यूमेंट कर दिया। देखिए मेरे पास एक बना बनाया लिफाफा यानी कि एनवलप तैयार है। लेकिन मैंने यहाँ 2 में एड्रेस नहीं डाला, बिकॉज मेरे को ये लिफाफा कई लोगों को भेजना है और साथ ही साथ भेजने के साथ साथ मैं सभी के लिए अलग अलग भेजना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, मैं थोड़ा सा इसमें और भी सेटिंग्स कर दूंगा। अब देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग मेल मर्ज शुरू करिए। यहाँ पे दिया गया स्टार्ट मेल मर्ज और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इस बार एनवलप्स। वैसे आपको बता दें मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शंस भी दिया रहता है जो आप स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट करके भी कर सकते हैं, उसमें भी आसानी से हो जाता है। एनवलप में आपको एनवलप दिखाई रहा है और उसके बाद हमने कर्सर को यहाँ पे रखा। मेल मर्ज में सबसे पहला काम होता है आप अपनी एक न्यू डेटाबेस लिस्ट तैयार करिए जिन जिन लोगों को मेल मर्ज करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया मिस्टर कपिल सिंह। अब देखिए इसमें तो बहुत ज्यादा डिटेल दिया गया, हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसे कस्टमाइज कर लीजिए। जो जो आपको चाहिए अपने लिफाफे के एड्रेसेस के लिए वो चीजें आप रखिए। बाकी हमें ये सब चीजें नहीं चाहिए तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ से डिलीट कर दी।
देखिए मैं सारी चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ और जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उतनी ही फील्ड्स यहाँ पर एक्टिव रखूँगा और इस तरीके से। अब मेरे पास लिमिटेड फील्ड्स हैं वही आई हैं और मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्लॉट नंबर समथिंग समथिंग। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ बिकॉज मेरा मेन कंसेप्ट है आपको मेल मर्ज का प्रोसेस समझाना। और यहाँ यूपी डाल दिया, सेकंड मैंने डाल दिया मिसेस सीमा देवी और हाउस नंबर समथिंग समथिंग और यहाँ डाल दिया दिल्ली और दिल्ली डाल दिया स्टेट भी और स्टेट दिल्ली हो गया एड्रेस में और ये हो गया और ओके कर दिया। अब हमसे बोल रहा है कि आपने जो लिफाफा बनाया है उसको उस डेटाबेस में जितने रिकॉर्ड चढ़ाए हैं वो आप इसको सेव कर दीजिए। तो मैंने एक फ्रेंड्स नाम से इसको सेव कर दिया। क्लियर? तो ये पोर्शन तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने लिफाफे की तरफ। यहाँ पर हमें अपने जितने भी मेल मर्ज किए हैं कैंडिडेट्स उनको हम लोगों को यहाँ पर ऐड करना है, इस लिस्ट में पूरे ऐड करना है। तो देखिए हमारे पास ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया। मेरे को इंसर्ट मर्ज फील्ड में उसकी लोकेशंस देनी है कि कौन सी चीज़ मेरे को कहाँ मर्ज करनी है। तो मैंने लोकेशंस यहाँ पर पूरी ट्रेस कर ली है और यहाँ पे कर्सर रखा है, इधर पे एड्रेस डाल दिया है, लास्ट नेम 2 बार हो गया और उसके साथ ही साथ मैंने यहाँ एड्रेस डाल दिया है ऐसा और सिटी डाल दी। मतलब पूरे प्रॉपर जहाँ जो चीज़ आपको मर्ज करनी है उसकी लोकेशन प्रोवाइड कर दीजिए। एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जब आप लोग ये कर रहे हैं तो करने के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और है कि आप लोग इसको मर्ज, जब यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप है फिनिश एंड मर्ज, इसमें एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में जाइएगा और मर्ज करने के लिए जैसे आप ओके करेंगे वो देखिए सारे के सारे यहाँ मर्ज हो जाएंगे। तो मैंने पहला जो डेटा डाला था, दूसरा डेटा डाला था, तो 2 मैंने शायद से रिकॉर्ड डाले थे, तो दोनों के दोनों हमारे पास मेल मर्ज आ गए। तो यही है इस मेल मर्ज का मेन कंसेप्ट, जिसमें कि आप लोगों को जो भी आप लोगों के पास मेन डॉक्यूमेंट्स होता है उसको नंबर ऑफ व्यूअर्स के लिए मेल मर्ज कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा सा डिटेल है, वो मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। आप लोग उसे प्रॉपर्ली नोट कर लें और जिनके पास ई नोट्स हैं वो उनमें ऑलरेडी है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। तो जिन लोग कैंडिडेट्स के पास ई नोट्स हैं वो 254 पेज नंबर खोल लें। तो देखिए आप इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप दिया है, क्रिएट एंड प्रिंटिंग मर्ज डॉक्यूमेंट्स, कैसे क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने आपको अभी बताया स्टार्ट के अंदर जाएं वो पूरा का पूरा वैसे ही है मेलिंग करने के लिए। और उसके बाद यहाँ सारे स्टेप्स लिखे गए हैं, आप लोग ये सारे स्टेप्स फॉलो करें और इनको अपनी लैंग्वेज में भी आप लोग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ स्टेप्स दिए, मैंने आपको बताया था ना कि नोट्स कभी भी आप बनाइए या फिर जब वहाँ एग्जामिनेशन पेपर में दीजिए तो पैरा मत बनाइए, जैसे 1 2 3 4 करके बुलेट्स दिए गए ना वैसे ही बनाइए, यही सबसे प्रॉपर तरीका होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप एडिट पे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, फिर आप प्रिंट एंड मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, जैसे आप लोग लेंगे आप सीधा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, चाहे तो एडिट डॉक्यूमेंट्स को विजुअल भी देख सकते हैं और इस तरीके से ये पूरा हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th C, व्हाट फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मेक इट यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग एन ऑफिस प्रेजेंटेशन। मींस कि अगर आप एक ऑफिस प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर किस काम में या किस काम के लिए इस्तेमाल में आता है, क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कोई वैसे नहीं बता पाएंगे कि आप लोगों को कोई स्टेप्स हैं। आप लोगों को थ्योरेटिकल क्वेश्चन अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से लिखना होगा कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग स्लाइड्स बना सकते हैं। आप 1 2 3 करके लिख लीजिएगा कि इस स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स को डिफाइन करने के लिए। इन स्लाइड्स की मदद से हम लोग एनिमेशन या कुछ इस तरह का कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ कोई भी अगर कोई किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देना है तो ऑफिस में एक्सप्लेनेशन देने के लिए कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो ये सब चीजें तो आपको थोड़ा सा ना ये थ्योरेटिकली बनाना पड़ेगा और उसको अपने आईक्यू के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करके लिख दीजिएगा। अप्रोक्सीमेट 1 पेजेस में हो, 8-10 पॉइंट्स हो, आप लोग आराम से इसे बना पाएंगे। इसमें कोई टेक्निकल वर्ड्स या टर्म्स नहीं है जिनको आप ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डिफरेंस बिटवीन। ये रिलेशनली डेटाबेस मैनेजमेंट आरडीएम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, ये आपको मैं बता दूं कई बार पूछा गया है। वैलिडेशन जो नेक्स्ट क्वेश्चन और है ये शॉर्ट नोट्स में आने लगा है, अब ये आता है। पेरोल ये कम हो गया है, पेरोल अब एक्सेल का एक पार्ट है, मैं आपको इसे डिफाइन कर दूंगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड फंक्शंस और ई लर्निंग का इस्तेमाल कहाँ होता है आपको ये चलिए लगे हाँ तो इसको भी बता दें। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया एंड ई लर्निंग। ई लर्निंग यानी कि आजकल जो मेथड हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के, जिसमें कि आप जैसे आप भी अगर इस समय देख रहे हैं तो आप ई लर्निंग का ये पार्ट है, आप लोग यूट्यूब या फिर अदर विजुअल एक्सपर्ट्स की मदद से पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग अगर मैं इसी को आप लोगों को ब्लैक बोर्ड या एक रफ नोट्स की तरह पढ़ाऊं तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम लोग मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग साउंड यूज कर रहे हैं, हम लोग पिक्चर्स यूज कर रहे हैं, ये सब चीजें एक्सप्लेन या इस तरह सब चीजों को मिलाकर हमारा लर्निंग का मेथड बढ़ गया। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स या कॉलेजेस या एमबीए क्लासेस में एडु क्लासेस ऐड कर दी हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स लगा दिए गए, टेलीविजन लगा दिया गया, उससे पढ़ाना शुरू किया है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से एक नोट्स बना के लिख सकते हैं, इसमें भी कोई ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं है। बच्चों इन क्वेश्चंस को हम लोग फिनिश करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 8 पॉइंट ए में व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, और इसका सेकंड पार्ट है डिफरेंशिएट करिए क्रिएट टेबल एंड व्यू टेबल कमांड्स इन एसक्यूएल। पहले आप लोगों को इसमें बताना है एमएस एक्सेस में और उसके बाद एसक्यूएल में बताना है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आरडीबीएमएस के बारे में बहुत सिंपल है। देखिए आरडीबीएमएस का मतलब आप पहले इस तरह समझ लीजिए, पहले डायग्राम में देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक टेबल है, 3 टेबल्स हैं। यहाँ पे कस्टमर्स का टेबल है, कस्टमर्स के ऊपर बनाया गया है एक डेटाबेस। फिर हमने अपॉइंटमेंट्स के ऊपर एक टेबल क्रिएट किया है जिसमें कस्टमर आईडी और ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हमने एक पेट टेबल बनाया है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टेबल्स हैं, तीनों टेबल्स को हम लोगों ने अलग अलग रखा है, लेकिन देखा जाए तो ये एक दूसरे से लिंक्ड है क्योंकि जिस कस्टमर के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं उसी कस्टमर के अपॉइंटमेंट और उसके बारे में यहाँ पे भी बता रहे हैं।
तो इन तीनों टेबल्स को हम लोग आपस में रिलेशनशिप से जोड़ सकते हैं, जिससे फायदा रहेगा कि आप इस टेबल में रहते हुए दूसरे टेबल का भी डेटा एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी चीज को हम लोग RDBMS कहते हैं। अब इनकी वर्डिंग्स में आप समझ लीजिए। Relational database is a collection of data items organized as a set of formally described table from which table can be accessed or reassembled in many different ways without having to organize the database table. It means कि आपके पास बहुत सारे आंकड़े हैं, अलग अलग हैं, और उन सभी को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उनको रीअसेंबल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और इसमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूजर्स है और एक एप्लीकेशन इंटरफेस प्रोग्राम्स भी है जिसको हम यूज करते हैं, जिसमें SQL का इस्तेमाल होता है। और इसके पास रिलेशनल डेटाबेस में हमारे पास सेट ऑफ टेबल्स हैं जो कि हमारे पास प्री डिफाइंड कैटेगरीज में होते हैं। इनके बीच में हम आपस में हर टेबल को एक दूसरे से देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी लैंग्वेजेस में आपको डिफाइन किया गया है। आप लोग इसको सिस्टमैटिकली नोट कर लीजिए और उसके बाद आप लोग इसको अपने इसमें डिस्क्राइब करिए। सेकंड पार्ट जो इसका दिया गया है कि आप टेबल्स कैसे बनाते हैं, कैसे व्यू करते हैं, उसको भी देख लेते हैं, जिसमें लिखा गया है SQL में आपको क्रिएट टेबल्स और व्यू टेबल कमांड्स के बारे में बताना है। देखिए SQL में टेबल बनाना बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को टेबल बनाने का कमांड टाइप करना होगा। पहले लिखना होगा क्रिएट टेबल स्पेस जिस भी नाम से टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, और ब्रैकेट लगाकर हर टेबल के अंतर्गत कौन कौन सी फील्ड्स होंगी वो और किस प्रकार की होंगी। जैसे एक एग्जांपल में आप देखें, आप लोगों को अगर मान लीजिए किसी पर्सन के बारे में, बहुत सारे लोग हैं और आपको उन लोगों के बारे में अपना डेटाबेस इकट्ठा करना है, तो पहले आप उसका टेबल बनाएंगे। टेबल में यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, क्रिएट टेबल तो कमांड हो गया, पर्सन्स टेबल नेम हो गया, ब्रैकेट लगाइए और ये आपकी उसकी 1 2 3 4 5 फील्ड्स हैं, पर्सनल आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, और ब्रैकेट में लिखा है कि ये इंटीजर फॉर्मेट में होगी, ये कैरेक्टर्स है जिसकी लिमिट 255 है, और ये सारी चीजें। तो आप लोग बड़े आराम से इस टेबल को क्रिएट कर पाएंगे। और मैं ये जो डेटा आपको दिखा रहा हूँ ये w3school.com की साइट से है, और ये बहुत ही अच्छी साइट है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि इन लोगों ने क्वेश्चंस डिस्क्राइब करते हैं, फिर आपको अपना ट्राई करने के लिए ऑप्शन देते हैं, आप इसे रन कर सकते हैं। इनके पास इंटरफेस ऑलरेडी साइट पे अवेलेबल है और आप इसको रन करा के तुरंत रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दिया गया है साइट पे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट टेबल्स के लिए। नेक्स्ट है, देखिए इसमें दिखाया भी गया है कि जब आप क्रिएट टेबल करेंगे तो इस तरह के फॉर्मेट में टेबल्स आ जाएगा। व्यू कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। देखिए व्यू टेबल के लिए बहुत सिंपल है। आप लोगों के पास SQL में व्यू करना है अगर कोई टेबल कंटेंट, तो पहले क्रिएट व्यू कमांड यूज करेंगे, और क्रिएट व्यू के अंतर्गत आप लोगों को जिस भी फील्ड में आप लोगों को व्यू करना है टेबल में, उसको पहले सेलेक्ट लिखेंगे, जो जो कॉलम से हैं, जो जो फील्ड चाहिए वो लिखेंगे, जिस टेबल से चाहिए, और अगर कोई कंडीशन लगानी है तो वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास यहाँ पे काफी सारे व्यू हैं, ये रहा। आप क्रिएट व्यू करिए, कैटेगरी सेल्स फॉर्म 1997, और कहाँ चला गया, इसको कर लीजिए, आसान है। क्रिएट व्यू, और आपको प्रोडक्ट लिस्ट से व्यू करना है, जिसमें कि आपको प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, ये सारी चीजें दिखाना है। प्रोडक्ट जो है वो टेबल का नाम है, और उन प्रोडक्ट में से जिनका डिसकंटिन्यू है, वेयर डिसकंटिन्यू इक्वल टू नो, यानी ये कंडीशन भी दी गई है। तो ऑटोमेटिकली आपके सामने प्रोडक्ट करंट लिस्ट एक तैयार होगी, जो कि प्रोडक्ट नाम के जो आप लोगों की टेबल है उससे अलग निकल कर आएगी बाहर, और उसके अंतर्गत ये दोनों फील्ड्स आप लोगों को दिखाई देने वाली हैं। तो ये पूरे टेबल्स में से चुनिंदा फील्ड्स को फिल्टर करके आपके स्क्रीन पर दिखाने वाला है, और इसमें कंडीशंस भी दे दी हमने। तो बहुत ही सिंपल इस तरीके से कमांड्स आप लोगों को लिखने पड़ते हैं। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक चीज और आपको बता दूं कि अगर आप डेटाबेस से जुड़े हुए टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो YouTube पे मैंने एक अलग से डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, अप्रॉक्सीमेट 1 आवर का है। इसमें पूरा डेटाबेस एक्सेस के बारे में डिटेल है, आप इसे जरूर देख लीजिए। आपको कैसे बनाना होता है डेटाबेस, कैसे फिल्टर क्वेरीज अपडेट करनी होती है, ये सभी कुछ इसमें मिल जाएगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे स्विच हो रहे हैं। ये एक्सेल का है, जिसमें कि आपको वैलिडेशन बताना है कि स्प्रेडशीट में वैलिडेशन क्या होता है और उसको कितने प्रकार से किया जा सकता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वैलिडेशन एक प्रकार का यूं कहिए कि रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप किसी सेल्स पे लगा सकते हैं। हिंदी में आप लोग कह सकते हैं वैधता। अब जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम लिख रखे हैं, उनके टोटल और परसेंटेज रख रखे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पे कोई डेटा लिखता है, अगर वो डेटा इस सेल के लिए वैलिड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर मैसेज आ जाए। जैसे मैंने आपको कहा इस सेल पे लिखिए 500, तो आपने लिख दिया, आ गया। मैं चाहता हूँ कि अगर इस सेल में कोई भी 500 के ऊपर लिखे तो स्क्रीन पे मैसेज आ जाए। अभी कोई मैसेज नहीं आएगा, आप नॉर्मल टाइप करेंगे, टाइप हो जाएगा। लेकिन वैलिडेशन लगाएंगे कैसे, आप सेलेक्ट करिए, डेटा पे जाइए ऊपर, आपको थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर खिसका के दिखाते हैं, तो आपको डेटा के अंदर वैलिडेशन ऑप्शन में आसानी से मिल जाएगा। ये रहा डेटा, और डेटा के अंदर हमारे पास ये रहा डेटा वैलिडेशन। पहले सिलेक्ट जरूर कर लीजिए। सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। अब आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, उसमें एक क्वेश्चन था कि कितने प्रकार के डेटा वैलिडेशन होते हैं। तो होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, डेट, टाइम, लेंथ, कस्टम, ये सब है। तो हमने इस पे होल नंबर सेट कर लिया, इसमें मिनिमम वैल्यू दे दी 0, मैक्सिमम 100 दे दी, एक मैसेज टाइप कर दिया और वो लिख दिया नॉट परमिट, जो भी आप चाहें। और अब मैं इस पर जैसे ही ओके करता हूँ, ओके करते ही देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 650 लिखता हूँ, स्क्रीन पर मैसेज आ जाएगा नॉट परमिट। इट मींस वैलिडेशन लिमिट से बाहर चला गया हो। तो ये वैलिडेशन काम करता है, और ये मैंने यहाँ साइड में स्टेप्स लिख दिए हैं, आपको ये आसानी भी रहेगी। डेटा टाइप वैलिडेशन कौन कौन सी होती है वो साइड में इसी में आ जाता है कि आप लोग इसमें लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं, डेट, टाइम, सबके लिए वैलिडेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये भी है, थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम है, और ये शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछा गया है डेटा वैलिडेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन
the effect of referential integration in a related tables, explain the cascading update and cascading delete with examples। ये थोड़ा टिपिकल है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग शिफ्ट होते हैं और इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन रिलेटेड टेबल्स और एक्सप्लेन कैस्केड अपडेट्स एंड कैस्केड डिलीट विद एग्जांपल्स। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये डेटाबेस से जुड़ा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूं पहले ये होता क्या है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो अलग अलग टेबल्स हैं, आपने डेटाबेस एक्सेस में तैयार किए हैं और दोनों टेबल्स को आप लोगों ने कनेक्ट भी किया है। कनेक्शन मींस दोनों के टेबल के बीच में प्राइमरी की लगाकर हम लोगों ने एक दूसरे को इंटरलिंक भी किया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं ये प्राइमरी टेबल है, मेन टेबल है, जिसमें कि हमने कंपनी की आईडी और कंपनी के नेम इस तरह के फील्ड्स बनाए हैं। दूसरा एक और रिलेटेड टेबल्स है और इस टेबल्स में भी हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी है, कंपनी की आईडी, प्रोडक्ट आईडीज और ये सारी चीजें। अब मेन चीज ये आती है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है क्या। देखिए इन रिलेशनशिप डेटा इज लिंक बिटवीन टू और मोर टेबल्स। रिलेशनशिप में दो या दो से ज्यादा टेबल्स आपस में जोड़े जाते हैं। दिस इज अचीव बाय हैविंग ए फॉरेन की रेफरेंस से प्राइमरी की, और ये फॉरेन की और प्राइमरी की के रेफरेंसेस से जुड़ते हैं। बिकॉज ऑफ दिस वी नीड टू एंश्योर द डेटा ऑफ बोथ द साइट और रिलेशनशिप रिमेन इंटैक्ट। अगर दोनों टेबल्स आपस में जुड़े हैं तो दोनों टेबल्स की डेटा आपस में इंटरैक्ट मतलब एक दूसरे से लिंक होने चाहिए हमेशा, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है। सो रेफरेंशियल आइडेंटिटी रिक्वायर्स व्हेनेवर द foreign key value is used, it must be referential valid existing primary key in the primary tables। अब एक एग्जांपल में देखिए, if we delete the record 15 in a primary key में हम लोगों ने एक रिकॉर्ड 15 हटा दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन ये टेबल क्योंकि यहां से जुड़ा हुआ है तो जब यहां पर आपका ये 15 रिकॉर्ड देखा जाएगा तो उसके आगे का रिलेशंस कोलैप्स है ही नहीं। तो वी नीड टू बी एंश्योर दैट देयर इज नो फॉरेन की इन बाय रिलेटेड टेबल्स विद द वैल्यू ऑफ 15। हमें ये भी इंश्योर करना होगा डिलीट करने के पहले कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज दूसरी टेबल से लिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है, वी शुड ओनली बी एबल टू डिलीट अ प्राइमरी की देयर इज नो एसोसिएट रिकॉर्ड। हम तभी उसे डिलीट कर पाएंगे जब उस प्राइमरी की से लगे हुए फील्ड पे दूसरा कोई रिकॉर्ड ना हो। तो अगर ऐसा हो गया, अगर हम लोगों ने इसे डिलीट कर भी दिया तो उसे हम ऑर्फन रिकॉर्ड कहेंगे, जिसके पीछे कोई भी लिंक नहीं है। तो ये चीज प्रॉब्लम करती है। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी विल प्रिवेंट यूजर्स। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है वो यूजर्स को इस काम से करने से रोकती है। एडिंग रिकॉर्ड्स टू द रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड इन द प्राइमरी टेबल्स। अगर आप कोई रिकॉर्ड्स रिलेटेड टेबल में जाना डालते हैं लेकिन उससे जुड़ा हुआ कोई प्राइमरी टेबल्स में रिकॉर्ड नहीं है तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी उसे नहीं होने देगी। वैसे ही कोई वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। अगर उसके पास ऑर्फन रिकॉर्ड है, कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकेंगे। रिकॉर्ड डिलीटिंग रिकॉर्ड अगर वो मैच नहीं करता है किसी भी उससे, तो ये सारी चीजें काम करती है आपके रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में। तो आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। कुछ और भी बेसिक और भी अवेयरनेस है उससे जुड़ी हुई, तो आई थिंक आप अब इस पर बना पाएंगे रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन द यूज ऑफ पेरोल सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, नेम डिफरेंट कॉलम्स दैट वुड बी इंक्लूड द पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम का मतलब है, ये एक्सेल का क्वेश्चन है जिसमें आपको घर यूं कहिए आपके ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं और इन एम्प्लॉयज को आप लोग मंथ एंड पे सैलरी पे करते हैं, लेकिन वो सैलरी शीट बनाई कैसे जाती है वो है हमारा पेरोल सिस्टम। उसको भी देख लीजिए, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ सैलरी सिस्टम्स के बारे में। अब आप देख रहे होंगे एक्सेल पर ये मैंने एक पूरा पेरोल तैयार कर रखा है, हमने ऊपर कंपनी नेम दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पेरोल में है वो है आपके पे हेड्स। ये है पे हेड्स जिसके बिहाफ में आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज देते हैं। इसके आगे आप और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप लोग नेम कस्टमर या यूं कहिए एम्प्लॉयज नंबर, डिपार्टमेंट और ये सब चीजें भी हेड्स में डाल सकते हैं। ये फील्ड्स और ऐड की जा सकती हैं। यहाँ हम लोगों ने एम्प्लॉयज का नाम डाला है, उनकी बेसिक सैलरी डाली है। टीए को कहते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस, आने जाने का किराया भत्ता। डियरनेस अलाउंस जैसे हम लोग महंगाई भत्ता। सिटी टाइप, कंपनीज जो होती हैं मेट्रो सिटीज में अलग अलाउंस पे करती हैं, सेमी अर्बन और अर्बन में अलग अलाउंस पे करती हैं, वो सिटी टाइप पे डिपेंड करता है और उसके लिए नीचे फॉर्मूलाज दिए गए हैं। एचआरए हाउस रेंट, मकान में रहने का, जो कंपनी नहीं दे पाती, मकान अफोर्ड नहीं करती तो उसका हमें पैसा पे करती है। टैक्सेस जो गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। प्रोविडेंट फंड, कंपनी हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा फंडिंग में काट के उसके पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा करती है, जो रिटायरमेंट के समय एम्प्लॉयज को दिया जाता है। और नेट मतलब टोटल सैलरी कैश इन हैंड या सैलरी इन हैंड कितना बनता है। तो ये है आप लोगों के सामने पूरा का पूरा पेरोल। आपको नीचे फॉर्मूलाज दिए गए। एक्सेल में फॉर्मूलाज बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सोचे हुए फॉर्मूलाज, ऐसा नहीं कि आपने ये जो बना लिए हर कंपनी इसी को फॉलो करती है। बैंकिंग सेक्टर के अलग हेड्स हैं, डिफेंसेस में अलग पे हेड्स चलते हैं, प्राइवेट और सेमी प्राइवेट्स में अलग पे हेड्स हैं। बहुत सारी जगह कुछ और अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, जैसे अगर आप डिफेंस से कंसर्न रखते हैं तो वहाँ मिलिट्री पे ऐड हो जाती है, बैंकिंग से कंसर्न रखते हैं तो स्पेशल अलाउंस ऐड हो जाते हैं, इस तरीके से भी है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है। टीए का यहाँ पे दे रखा है कि हमारी कंपनी 15% अफोर्ड करती है टीए बेसिक का। तो बेसिक सैलरी आपको समझ आ रही होगी कि बेसिक सैलरी जो है वो D5 में है। जो लोग एक्सेल यूज करते हैं तो उनको पता है कि सेल्स में रो एंड कॉलम्स में डिवाइडेड है। ये हमारा D और ये 5 है, तो इसलिए इसका नाम D5 रखा गया है। हमें D5 का 15% निकालना है, तो इक्वल टू D5 इंटू 15/100 हम लोगों ने सिंपल सा फॉर्मूला लगा के एंटर कर दिया। देखिए उसका 15% आ गया और सेम उसी तरह DA 107% आ गया। अब कंपनी एबीसी 3 टाइप के उन्होंने सिटीज कर रखी हैं। ए सिटी वालों को 15%, बी सिटी वालों को 10% और सी सिटीज वालों को 8% सीसी अलॉट करती हैं। तो उसके लिए हमने एक इफ फॉर्मूला जनरेट किया है।
इक्वल टू इफ अगर G5 की वैल्यू A बिलोंग करती है, G5 मीन सिटी टाइप, तो हमारी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आगे वाली चीज ये चीज प्रिंट हो जाएगी, यानी कि आपकी बेसिक का 15%, और अगर B कैटेगरीज को बिलोंग करती है तो 10%, बचे हुए के लिए 8% बन जाएगा। तो आप जैसे इसे एंटर करेंगे आप देखेंगे इसमें आपका CC अपने आप क्रिएट होकर आ गया। HRA के लिए भी कंपनी ने अलाउंसेस बना रखे हैं कि जिनकी सैलरी 10,000 के ऊपर है उनको 1,000 रुपए HRA मिलेगा, 10,000 के नीचे 500, मैंने एक लेट लेकर बनाया हुआ है। सेम उसी तरह फॉर्मूलाज है। टैक्सेस के लिए ये दिया गया है 10,000 से ऊपर 18%, 10,000 से 5,000 के बीच में 12, और इस तरीके से। तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर 15,000 के ऊपर इफ होता है तो फिर 18%, और इसी को देखते हुए आगे है। प्रोविडेंट फंड 10% है तो हमने यहाँ 10% लिख दिया और सबको जोड़ दिया, 2 अलाउंसेस टैक्स और नेट हटा दिए, टैक्स और पीएफ माइनस कर दिए, और लीजिए ये हमारा आराम से आ गया। अब इन फॉर्मूलाज को हम कंट्रोल डी से सभी में अप्लाई कर देंगे, या फिर आप लोग नीचे की तरफ से ड्रैग करते चले जाइए तो ये ऑटोमेटिकली किनारे से ड्रैग करते ही अपने आप नीचे तक आ जाएंगे, और इस तरीके से हमारा ये आसानी से पेरोल बन गया। अब किसी कस्टमर या किसी एम्प्लॉयज की 20 सिटीज है तो उसके हिसाब से पेरोल अलग है, और सी वालों के लिए अलग है, ए वालों के लिए अलग है। तो यही पे शीट्स आप लोगों को पूरी की पूरी एक्सप्लेन करनी है अपने उस पर, और ये नीचे के नॉर्म्स दिखा सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और ये कॉलम्स के बारे में बता रहे हैं, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है 9.b, व्हाट इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, PIS क्या होता है और उसका क्या काम है। PIS एक ऑफिशियल नीड है, आजकल बहुत जरूरी है। अगर आपने MBA या BBA किया होगा तो आपको शायद ये स्कूलिंग में पढ़ाया गया होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विसेज रजिस्टर्ड ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अगर किसी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो कंपनी को उन सभी लोगों के रिकॉर्ड, डेटा, उनकी सैलरी, अटेंडेंस, सब कुछ एक सिस्टम के रूप में रखना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, ट्रेनिंग, अटेंडेंस, फैमिली के डिटेल्स। अब ये सारी चीजें, इतनी सारी चीजें एक सिस्टम में कैसे स्टोर करें और जब जरूरत पड़े तो उसे कैसे निकालें, तो इसी सब के लिए बनाया गया है पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इसमें यहाँ तक कि डिजिग्नेशन क्या है, कब रिटायर हुआ, कितनी लेंथ ऑफ सर्विसेज है, एक पूरा पकायदा एक HRM डिपार्टमेंट होता है हर कंपनीज में, जो कि इसी काम के लिए है। इसके लिए एक HR हायर भी होता है जो ये सभी चीजें देखता है। इस साइट में एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ये किसी का पर्सनल सॉफ्टवेयर है, मैं एक साइट tn.nic.in से चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है। इसमें पूरा दिया गया है कि पर्सनल सिस्टम्स को अगर आपको करना है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके, और उनको ये सारी चीजें डिपार्टमेंट में अलग अलग दिए गए। जैसे पर्सनल सिस्टम में उनका पर्सनल एड्रेसेस, पोस्टिंग, क्वालिफिकेशंस, कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया उस कैंडिडेट ने, उसके फैमिली, नॉमिनेशंस, लोन्स लिया है कि नहीं, कितनी लीव है, कितनी LTC ले रखी है, लीव ट्रेवल कंसेशंस वगैरह, पहले के एम्प्लॉय कहाँ थे, डेली अटेंडेंस, ये सारे के फॉर्म्स बने रहते हैं। ये पर्टिकुलरली अपडेट होता है, ये HRM का ही काम होता है कि ये पूरा करे। एडमिनिस्ट्रेटर इसे लॉग इन करता है और उसके अंदर अपडेट करा जाता है। हर कंपनी में इसी तरीके से ये पूरा डेटाबेस इकट्ठा किया जाता है। तो ये आपको जब वहां पे समझाना होगा तो ये आपको पूरा इस तरह का एक्सप्लेन करता हुआ अपनी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। कोशिश ये करिए कि इस तरह का फॉर्म भी बना लीजिए, ये काफी इंप्रेसिव होता है आपके एग्जामिनर्स को समझने के लिए। एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक लैंग्वेज पढ़े। अगर आपकी ग्राफ्स और इस तरह की चीजें आप डेकोरेट करते हैं, बनाते हैं अपनी आंसर शीट्स में, तो बहुत ही जल्दी उसे क्विकली समझ आता है कि नहीं, कैंडिडेट को सब कुछ आ रहा है, वो आराम से समझा पा रहा है कि ये क्या क्या चीजें हैं। तो ये है आपकी, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी रहती हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये PIS और इसके क्या काम है। आखिरी वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि ये मल्टीमीडिया सिस्टम्स ई लर्निंग में किस तरह हेल्पफुल है। ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कि हम लोग मल्टीमीडिया यानी कि साउंड, ग्राफिक्स, इनकी मदद से, आप लोग भी यूट्यूब से जो देख रहे हैं वो मल्टीमीडिया की स्टडी का पार्ट है। ये थोड़ा सा एक तरह से थ्योरेटिकल है, आपको अपनी लैंग्वेज में इसे लिखना पड़ेगा कि हम लोग आज की डेट में ई लर्निंग यानी इंटरनेट और इन सबके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कैसे कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो आई थिंक आप लोगों को ये पेपर्स पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने काफी कोशिश की है कि आप लोगों के हर डाउट्स क्लियर कर पाऊं, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के सारे एक्सप्लेनेशन दे पाऊं। और अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स क्लियर नहीं है इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो प्लीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में से जरूर टाइप करें। आपको बता दें, इस क्वेश्चंस को पूरा प्रिपेयर करने में इस बुक ने काफी हेल्प रखी है। आप लोगों में भी अगर किसी की रिक्वायरमेंट है कि ये बुक मेरे को चाहिए तो प्लीज मुझसे कॉन्टैक्ट करें। और अगर नहीं भी, ये बुक जो है बहुत सारे लोगों को मैंने शेयर की है, तो अगर किसी फ्रेंड से मिल जाती है तो आप उसे शेयर कर लीजिए, उसे ले लीजिए। ओके, अब इसके बाद मैं ये चैप्टर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग अपने व्यूज जरूर दीजिएगा, आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस, ये पेपर कैसा लगा। एटलीस्ट आप लोगों के ये फीडबैक से मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मेरे को अगले चैप्टर्स किस तरह से आपके लिए तैयार करने हैं। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर्स, एंजॉय दिस हॉलिडे।